पीनल से लेकर जो ये न्याय तक पहुंचे हैं, इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव, जब न्याय संहिता आई तो पता है आपके होम मिनिस्टर क्या बोले? लेकिन जब हम ऑफेंसेस की बात करें, क्या इंडिया में बीएनएस इज सफिशिएंट, अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, कि इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है? डू यू रियली थिंक? मैम ये आईपीसी किधर मेरा राइट बता रहा है? कहां बताता है राइट टू दिस? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है राइट। कैसे राइट बताता है? हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू ऐप, जहां पे चल रहा है जस्टिस फाउंडेशन बैच और हम डील करने वाले हैं इस नए साल में नया सब्जेक्ट जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर तो स्टूडेंट्स एक बार समझ करेंगे सो दैट वी कैन बिगिन विद दिस न्यू सब्जेक्ट सक्सेसफुली। एंड उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे के सारे जस्टिस बैच के स्टूडेंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं और सोनली इस पूरे बैच में जस्टिस बैच के स्टूडेंट्स हैं। सो बीएनएस में हम अपनी जर्नी शुरू कैसे करने वाले बेटा, पहले इनको देखना। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आईपीसी है क्या या बीएनएस है क्या, क्या ये सब्जेक्ट क्या है। इस सब्जेक्ट को अगर मैं पढ़ लूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ कि ना, है ना? इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ लूं तो मुझे क्या मिलेगा? उसके बाद हम पूछते हैं व्हाई आईपीसी, व्हाई बीएनएस, व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई? इसके बिना भी तो काम चल सकता था, राजा महाराजा पनिशमेंट तो देते ही थे, प्रॉब्लम कहां थी? बराबर। और उसके बाद हम आईपीसी से लेके बीएनएस की जो जर्नी है वो कैसी रही है, उस जर्नी को एक बार ऑब्जर्व करेंगे। आज की क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ताकि आपको ये पता चले कि बीएनएस जो आया है आईपीसी से उठ के कहां कहां से रूट्स इसके कनेक्टेड हैं, क्या हमने बीएनएस में पाया, क्या हमने बीएनएस में खो दिया। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। कुछ कुछ कहते हैं ना वो जो आपके क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह होता है उसके बारे में थोड़ी बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिसमें हम पनिशमेंट की थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे, रेंज को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे अगर एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेशन बीएनएस का स्टार्ट हो गया तो बहुत ही बढ़िया। व्हाट इज आईपीसी, या मैं इसकी जगह बोलूं बेटा बीएनएस क्या है। एक काम करते हैं ना, आईपीसी का ही बीएनएस में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। आईपीसी इज इंडियन पीनल कोड। ये सब्जेक्ट का नाम अभी भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, बस इसका हिंदी वर्जन हम पढ़ रहे हैं। पहले भी यही हुआ करता था, लेकिन एक वर्ड का फर्क है। पहले इंडियन को भी भारतीय कहते थे, लेकिन पीनल की जगह पता है क्या था? दंडनीय था। क्या बोलते थे? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। अब क्या बोला? भारतीय न्याय संहिता। तो अगर मैं इसका इंग्लिश करूं तो क्या होता है इसका इंग्लिश? आईपीसी की जगह क्या होता? आईजेसी हो सकता था, इंडियन जस्टिस कोड हो सकता था कि नहीं हो सकता था? यही होगा इसका इंग्लिश। भारतीय न्याय संहिता मींस इंडियन जस्टिस कोड हो सकता है। तो ये जो वर्ड है पीनल से लेकर जो ये न्याय तक पहुंचे हैं, इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव, जब न्याय संहिता आई तो पता है आपके होम मिनिस्टर क्या बोले? कि हमारा ऑब्जेक्टिव कोई पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट करना थोड़ी है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो जस्टिस देना है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो न्याय देना है। और हमको लगता है कि न्याय दे सकते हैं कुछ पनिशमेंट्स में वृद्धि करके, इंक्रीमेंट करके, कुछ न्यू ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज करके, और कहीं कहीं पर प्रोसीजरल कोड में हमारी टाइमलाइन जो दे रखी है उसमें ऑल्टरेशंस करके, स्पीडी जस्टिस देके। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या बताया? जस्टिस बताया। अब हमारी जिम्मेदारी यह है बेटा कि जब हम आईपीसी और बीएनएस का ठीक ठाक कंपैरिजन करते हुए इन सबको पढ़ लेंगे तो हमें ये देखना वाकई जस्टिस ओरिएंटेड ये सब्जेक्ट है क्या। क्या ये जो आईपीसी से बीएनएस में बदलाव, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आईपीसी से बीएनएस में जो हम जंप किए हैं, क्या वाकई इससे वो जस्टिस मिल रहा है जो आईपीसी में नहीं मिल रहा था, या ठीक वही कॉपी पेस्ट है? अगर कॉपी पेस्ट ही है तो जरूरत कहां थी? अमेंडमेंट्स हो सकते थे। पर हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बीएनएस, तुमको अमेंडमेंट का कोई लफड़ा नहीं है, वरना आईपीसी में इतने अमेंडमेंट्स है कि तुम सब्जेक्ट जितना बड़ा है उतने सारे अमेंडमेंट्स है, मतलब फैक्चुअल चीजें बहुत है, डेट्स बहुत है, इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट। ठीक है, नहीं तेजा आज कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ थियोरेटिकल पार्ट है वो पढ़ते हुए जाएंगे, नॉर्मल डिस्कशन। ओके, अंडरस्टूड। और भारत में जो आपका बीएनएस है वो सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉ है, मैं कहूं तो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ बीएनएसएस हो जाता है।
सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? हम दो टाइप के लॉज पढ़ते हैं बेटा। एक होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ, एक होता है आपका प्रोसीजर लॉ। यस और नो? सब्सटैंटिव लॉ में क्या आता है? आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईटी एक्ट। सब्सटैंटिव लॉ मतलब जो आपको आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताए, कर्तव्य, अधिकार, दायित्व के बारे में बताने वाली जितनी भी विधि होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव लॉ बोलते हैं। मैम ये आईपीसी किधर मेरा राइट बता रहा है? कहां बताता है राइट टू दिस? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। बताता है राइट। कैसे राइट बताता है? जब आईपीसी ये बोलता है कि कोई पर्सन के अगेंस्ट थेफ्ट हो गया है तो अक्यूज को इतनी इतनी पनिशमेंट मिलेगी, फलानी फलानी पनिशमेंट मिलेगी, मतलब वो अक्यूज के ऊपर क्या लाइबिलिटी है। और क्यों मिलेगी? क्योंकि उसने किसी का राइट टू प्रॉपर्टी हार्म किया है। आप देखोगे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस है उसमें हमारा कौन सा राइट वॉयलेट हो रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी। लाइफ, ह्यूमंस के अगेंस्ट होने वाले सारे ऑफेंसेस में कौन सा राइट वॉयलेट हो रहा है? हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। रिलीजन के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस में क्या वॉयलेट हो रहा है? हमारा राइट टू रिलीजन वॉयलेट हो रहा है। पब्लिक न्यूसेंस, इनकन्वीनियंस, डिसेंसी, मोरालिटी के अगेंस्ट ऑफेंस होने वाले कौन सा राइट वॉयलेट करते हैं? हमारा राइट टू दिस लाइफ, अगेन योर आर्टिकल 21। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं विच इज गारंटीड बाय स्टेट, दे आर बीइंग वायलेटेड। और उसके वायलेशन के लिए हमारा एक सब्सटैंटिव लॉ होता है आईपीसी। एंड प्रोसीजर लॉ क्या होता है? इट एस्टैब्लिशेस अ प्रोसीजर, एक प्रक्रिया देता है आपको जिसके तहत सब्सटैंटिव लॉ का एग्जीक्यूशन हो सकता है, जिसके तहत उस ऑफेंडर को पनिश किया जा सकता है, जिसके तहत हम विक्टिम के राइट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसके तहत एक विक्टिम को हम जस्टिस दे सकते हैं। यही प्रोसीजर लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सब्सटैंटिव लॉ का कभी भी कोई अस्तित्व होता, कोई भी आइडेंटिटी होती अगर प्रोसीजर लॉ नहीं होता? तो ठीक है, आईपीसी में ऑर्गेनाइज क्राइम को आपने एक ऑफेंस बना दिया, रेप को एक ऑफेंस बना दिया, मर्डर को एक ऑफेंस बना दिया, बट कोई भी इफेक्ट होता अगर हमारे भारत में प्रोसीजर लॉ ही नहीं होता? हाउ वुड यू हैव गिवन दिस इफेक्ट टू द सब्सटैंटिव लॉ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। ये प्रोसीजर लॉ है, इसीलिए हमको पता है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ तो हम जाएंगे एफआईआर फाइल करेंगे, नहीं हुआ एसपी के पास जाएंगे, एसपी ने नहीं रिकॉर्ड किया कोई बात नहीं, हम लोग मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर देंगे। तो प्रोसीजर लॉ ने हमको वो रेमेडी दिया, वो अनुतोष दिया, जिसके तहत वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। दैट कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर लॉ। आपके सिविल लॉ में सीपीसी है। सो दोनों वेरी गुड ध्रुमिल, यस ऋषि, बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड। दोनों एक दूसरे को बेटा मैं कहूं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ओके, बराबर है। तो आई होप सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। सब्सटैंटिव लॉ जो आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है, प्रोसीजर लॉ जो आपको प्रोसीजर देता है जिससे कि सब्सटैंटिव लॉ को आप इफेक्ट दे सकते हो, एंड कंप्लीट मैकेनिज्म देता है जिससे कि आप कोई भी मामले में किसी को पनिश करवा सकते हैं। ठीक है, बराबर। ओके, चलो पढ़ते हैं जरा थ्योरी में क्या लिखा है। आईपीसी इज द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। आप आईपीसी लिखो या इसकी जगह बीएनएस भी लिख सकते हो, ठीक है। जरा आईपीसी से यहां तक की जर्नी को समझते हैं बेटा। 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। 1860 में इफेक्ट में कब आई? जनवरी 1st 1862। इट लेज डाउन द लॉज एंड सेट्स आउट द पनिशमेंट फॉर क्राइम कमिटेड इन इंडिया। भारत में कोई भी अपराध हुआ तो उसकी पनिशमेंट कितनी मिलेगी वो आपके आईपीसी में डिफाइन कर रखा है। आईपीसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? फुल कंप्लीट पैकेज। जैसे आपके कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस आते हैं ना, कंप्लीट पैकेज है, एग्जॉस्टिव हम कह सकते एक तरीके का सब्जेक्ट है। लेकिन डू यू रियली थिंक दैट बीएनएस, आईपीसी बोलो या फॉर दैट मैटर बीएनएस बोलो, इट इज एन एग्जॉस्टिव लॉ? एग्जॉस्टिव लॉ मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव मतलब अपने आप में परिपूर्ण, संपूर्ण। क्या आईपीसी या बीएनएस को किसी और सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है? ऑल्दो एग्जिस्टेंस के लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम ऑफेंसेस की बात करें, क्या इंडिया में बीएनएस इज सफिशिएंट, अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, कि इसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है? डू यू रियली थिंक? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पॉक्सो क्यों होता, पॉश क्यों होता, डीवी एक्ट क्यों होता,
एनआई एक्ट क्यों होता, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्यों होता, जेजे एक्ट क्यों होता, हाँ कि ना? There are many n number of offenses which IPC could not, or BNS for that matter in present cannot accumulate in itself. अपने आप में वो उन सारी चीजों को सम्मिलित नहीं कर सकते, उसकी सीमा है। और इसी वजह से कुछ मुद्दों को स्पेशल एम्फेसिस देने के लिए, कुछ मुद्दों की स्पेशल ट्रायल के लिए, कुछ मुद्दों के मामले में स्पेशल एंड स्पीडी रेमेडी या जस्टिस देने के लिए हमारे पास और कुछ लॉज आते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्पेशल क्रिमिनल लॉज। नो डाउट भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉ है, दंडनीय कानून है, दंडनीय विधि है सबसे बड़ी, बट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ बेटा। और वक्त के साथ साथ देखना और नए कानून आएंगे स्पेसिफिकली आईटी को लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। डेली आपको नए तरीके के जो है वो कानून देखने को मिल रहे हैं, बराबर है, ठीक है। चलिए, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड दैट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल क्राइम्स एंड ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क जैसे फ्रेम होती है आपकी एक फोटो की, वैसे फ्रेमवर्क टू पनिश रॉन्ग डूअर्स एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी। अब जरा फीचर्स देखें आईपीसी के, क्या फीचर्स है? यूनिफॉर्मिटी। सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया था बेटा 1860 से पहले आईपीसी नहीं थी ना, बहुत अच्छे से सुनना, जब आईपीसी नहीं थी, अच्छा कोड क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज दिस इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ मेनी अदर एग्जिस्टिंग लॉज, जो उस वक्त ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट कर रहे, इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, और सबको इकट्ठा करके एक कोड बना दिया। जैसे लेबर लॉज है, सारे लॉज को हम कहें तो रिपील करके एक कॉमन कोड बना दिया है, बराबर। तो बेटा जब आपका आईपीसी नहीं हुआ करता था, उस वक्त हर एक रिलीजन का खुद का पर्सनल लॉ हुआ करता था, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, मेंटेनेंस। सिर्फ इसी में नहीं, पनिशमेंट के मामले में, क्राइम के मामले में भी हर रिलीजन का एक अलग लॉ हुआ करता था। हिंदूज अलग उनका पनिशमेंट का हिसाब होता था, मुस्लिम्स का अलग, पारसीज का अलग, क्रिश्चियंस का अलग, सबका अलग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो ये प्रॉब्लम थी that what if the person belonging to one religion commits an offense against the person belonging to another religion। ये बोलेगा यार लो मैं तो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वाली पनिशमेंट लूंगा, ये बोलता ना ना हमारे अगेंस्ट ऑफेंस किया तो हमारे रिलीजन का जो चार्ज है वो आपके ऊपर लगेगा। इससे बहुत ज्यादा बेटा मिसमैच होने लगा और सब अपने अपने हिसाब से पनिशमेंट दे रहे थे और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई यार्डस्टिक नहीं थी जिससे कि हम एक यूनिफॉर्म पनिशमेंट दे सकें। इसके लिए आईपीसी 1860 आया एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन का पर्सन हो भारत में, आईपीसी या बीएनएस सबके ऊपर समान रूप से साइमल्टेनियसली अप्लाई होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो मैम वो आईपीसी में नहीं आएगा, नहीं, क्रिश्चियन है तो आईपीसी नहीं आएगा, हिंदू है तो थोड़ा कम पनिशमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ भारतीय लिखा, भारत में तो बेटा इट इज अ डाइवर्स कंट्री, हर रिलीजन का पर्सन मिलेगा। तो बीएनएस या आईपीसी का जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ से कोई लेन देन नहीं है। हर एक पर्सन इस पे इसका जो है यूज कर सकता है जब भी उसके अगेंस्ट ऑफेंस हो तो, ठीक है। सेक्युलर इन नेचर है। यूनिफॉर्मिटी, आईपीसी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब तो जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होता है, यस और नो। जेंडर न्यूट्रल है, ये दुविधा का एक विषय है ना, चर्चा का विषय भी है। जेंडर न्यूट्रल कैसे? कुछ ऑफेंसेस को छोड़ के ये जितना भी आईपीसी है वो जेंडर न्यूट्रल है। और वो ऑफेंसेस कौन से हैं बेटा? सेक्सुअल ऑफेंसेस को छोड़ के, लैंगिक अपराध जितने भी हैं उनको अगर छोड़ दें कुछ कुछ ऑफेंसेस को, तो जनरली आपका आईपीसी जेंडर न्यूट्रल है। आपको जेंडर न्यूट्रलिटी दो पर्सपेक्टिव में देखनी है हमेशा। एक देखेंगे विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक देखेंगे अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आईपीसी जब भी पढ़ेंगे आप टर्म अक्यूज यूज करेंगे, ऑफेंडर वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफेंडर का मतलब है आरोपी, अक्यूज का मतलब है आरोपी, ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी, जिसकी कन्विक्शन हो जाए उसने मानेंगे ना कि अपराध किया है। अक्यूज मींस अभी सिर्फ एलिगेशन लगाया हुआ है, गॉट इट, क्लियर है। तो जेंडर न्यूट्रल है, कैसा है? जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल है मतलब क्या? ये जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। It is gender neutral, which means it applies to men and women equally. It provides protection to all citizens regardless of their gender. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं।
को 7 साल के बच्चे को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, वैसे के वैसे 60 साल के बच्चे को भी, बच्चे को नहीं सॉरी, बुजुर्ग दादाजी दादी जी को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ये जिम्मेदार ठहराता है, किसको जिम्मेदार ठहराता है? जिसने ऑफेंस कमिट किया है। इट इंश्योर्स दैट दोज हु कमिट क्राइम आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द क्राइम। जो ऑफेंस रिकॉग्नाइज होगा कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस तुमने किया, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलेगी। यस, अगर 2 साल से ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस कमिट कर दिया तो ये आईपीसी इज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट या बीएनएस इज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज डिसाइडिंग कि आगे समन ट्रायल होगी कि वारंट ट्रायल होगी। ध्यान रखना, देयर आर मेनी ऑफेंसेस जो पेटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, तो पेटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में आपको पूरी की पूरी वारंट ट्रायल नहीं चला देनी है। गॉट इट? बराबर है। तेजा, वी विल डिस्कस, वेट बेटा, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स। IPC, or for that matter BNS, also prevents the commission of crime and it aims to deter individual from committing crime by imposing strict punishments. बेटा ये कहा जरूर जाता है, ये चीज क्लेम जरूर की जाती है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज डेफिनेटली क्लेम्ड कि अगर हम आईपीसी में पनिशमेंट बढ़ा देंगे तो शायद ऑफेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तुमको लग रहा है कहीं पर ऑफेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं? कहीं पर भी दिख रहा है? डे बाय डे ऑफेंसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऑफेंसेस वाकई कम होते पनिशमेंट बढ़ाने से, तो आज नंबर ऑफ जजेस की जरूरत इतनी नहीं पड़ती, नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जो आपके जेल में है वो कम हो रहे होते। किसी चीज में तो कमी दिखती ना, किसी चीज में तो गिरावट होती नहीं, हर चीज में वृद्धि दिख रही, हर चीज में बढ़ोतरी है, हर चीज में इंक्रीमेंट है। तो डेटर तो बेटा हमको नहीं लगता कहीं से भी पनिशमेंट का जो डर है वो किसी को डेटर कर दे। तुम लोगों को भी डर नहीं है, पिटाई का डर है घर वालों से, है कोई डर नहीं है। हाँ, इज्जत का जरूर डर है, सम्मान का, अपने सम्मान का जरूर डर, बाकी तुमको भी कोई खास डर है नहीं। स्पेसिफिकली जब आपको ये महसूस हो जाए कि अपन आज से इंडिपेंडेंट है, यस और नो, तो बेटा, एंड देयर आर मेनी पीपल जो शौक से जेल जा रहे हैं, बकायदा वहां पूरी इज्जत हो रही है उनकी, 3-3 4-4 टाइम उनको खाना मिल रहा है, बढ़िया बड़ी सी गैंग मिल रही है, कुछ नहीं करना है, लेटना, सुरक्षित महसूस करते हैं वो लोग खुद को वहां पे ज्यादा। समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्राइम के पीछे का रीजन है, और सिर्फ पनिशमेंट बढ़ोतरी से ऑफेंसेस का जो मैं कहूं कमीशन है वो रिड्यूस तो नहीं ही हो रहा है। ठीक है। और शायद हो सकता है, जिसकी जरूरत भी है, कि मेल्स को लेकर कुछ जो लॉज है वो जरूर आने चाहिए, ताकि मेल्स भी खुद को थोड़ा प्रोटेक्टिव महसूस करें इस देश में। ठीक है, बराबर है। चलिए जी, ऑफेंस आईपीसी, ठीक है, इसका इन्होंने एब्रीवेशन बताया। आईपीसी वाज एनैक्टेड इन 1860 ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड कंटिन्यूज टू बी अ फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ये लाइन हमारे इंपॉर्टेंस की है। लॉर्ड मैकॉले played a pivotal role in formulation of IPC. He led a committee of legal experts who worked on drafting the code. बेटा ये लॉर्ड मैकॉले जी थे जिन्होंने हमारा पूरा लॉ ड्राफ्ट किया। अब बेटा अंग्रेज है, आपको लगता है यहाँ के भारत के हिसाब से कुछ चलेगा? नहीं, अपना ही अंग्रेज का कानून, जो अंग्रेजी कानून जो वो ला के यहाँ पर पटक दिया। लेकिन उसमें भी इंडिया में किस तरीके से एप्लीकेशन होगा उसका, उसमें जरूर इन्होंने चेंजेस किए हैं। इसीलिए आप कई बार देखोगे बेटा, स्पेसिफिकली नॉट आईपीसी बट इंडियन एविडेंस एक्ट, ये इंग्लैंड वंग्लैंड का जिक्र है। क्यों? क्योंकि सारे इंग्लिश पीपल ने यहाँ पे जो लॉ है उसको ड्राफ्ट किया है। अब अगर जब इनका प्रतिस्थापित रूप देते, सब्स्टिट्यूटेड जब इसका फॉर्म देखते हैं, तो यू रियलाइज कि ये जितनी भी इररेलेवेंट चीजें थी जो हमारे देश से कनेक्टेड नहीं है, सब रिमूव की है। ठीक है, क्लियर है? चलिए जी। On July 1st, 2024, India enacted 3 new laws to replace its colonial era criminal laws, marking a significant shift in its criminal justice system. 3 new criminal laws, ध्यान रखें बेटा, इन्होंने खुद बोला है replace हुए हैं, एक की जगह वही दूसरे आए हैं। BNS replaces IPC, BNSS replaces CRPC, BSA replaces Indian Evidence Act. पास इन लास्ट दिसंबर, कब पास हुआ था बेटा? प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी थी? 25th of December. These 3 new criminal laws aim to modernize the legal framework by addressing the contemporary issue. Contemporary issue म्हणजे समसामयिकी, जो अभी ऑन प्रेजेंट एट मोमेंट जो ऑफेंसेस चल रहे उनको एड्रेस करना चाह रहा है।
और मुझे लगता है सिर्फ उनको ही नहीं, पास्ट में आने वाले कुछ नए ऑफेंसेस भी, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स आने वाले समय में हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि लोगों को खौफ नहीं चल रहा है, बड़ी बड़ी गैंग्स हो रही हैं, चाहे राजस्थान में हो कहीं भी और हो, सब गैंग्स के बारे में तो जानते ही हो तुम लोग, है ना। तो उन सबको एड्रेस करने के लिए ये क्रिमिनल लॉ को थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है, सच एज organized crime and economic offenses, emphasizing identity and authenticity in the light of technological advancements. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी देखते हुए, अब पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं, साइबर ऑफेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, उनको भी कोशिश किया है कि इस चीज में इंक्लूड हो। हालांकि मुझे लगता है कि बीएनएस अपना आप में बहुत छोटा पड़ेगा अगर हम आईटी या एआई के ऑफेंसेस को इसमें इंक्लूड करना चाहें, उसके लिए कोई सेपरेट और ही लॉ आएगा एआई के लिए, आईटी के लिए तो वैसे भी है। एंड इंट्रोड्यूसिंग द कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पहली बार भारत में कम्युनिटी सर्विस नाम का एक नया पनिशमेंट अराइज हुआ। सेक्शन नंबर 4 जब अपन बेटा पढ़ेंगे, यू विल रियलाइज कि एज इट इज कॉपी पेस्ट, कोई खास डिफरेंस नहीं है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में, लेकिन एक एंड में न्यू पनिशमेंट ऐड हुआ है, वो होता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है? टू सर्व कम्युनिटी। दैट मीन्स जो ऑफेंडर है उसको बोला जा सकता है कि आप समाज में समाज के लोगों का भला करो, जाइए कुछ आश्रम में 10-15 दिन की सेवा दे के आइए, जाइए कुछ बच्चों को पढ़ा के आइए, कुछ दान दक्षिणा करो, पुण्य करो, गौशाला में जाके चारा डालो, गायों की सेवा करो 15-20 दिन, ये सर्विसेज करने को बोला जा सकता है। दैट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिटी सर्विस। एंड द न्याय वर्ड सिग्निफाइज सोशल जस्टिस। प्लीज नोट डाउन, नॉट जस्ट जस्टिस बट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय का जिक्र आप देखते कहां है बेटा? कैन वी से कि बीएनएस को एनफोर्स करने के पीछे समवेयर स्टेट ने डीपीएसपी को इफेक्ट दे दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रभाव दिया है कि नहीं दिया है? क्योंकि ये बोलते हैं सोशल जस्टिस, एंड सोशल जस्टिस का जिक्र आप कहां देखते हैं? डीपीएसपी में भी देखते हैं एंड प्रीएम्बल में भी देखते हैं, प्रस्तावना में देखते हैं ना। यस और नो? यस। The present BNS transitions from the idea of punitive to न्याय। क्या बोला? ट्रांजिशन मतलब ट्रांसफर कर रहा है, क्या आइडिया, कौन सा? प्यूनिटिव से न्याय पे जा रहा है। प्यूनिटिव मतलब पीनल, पनिशमेंट, दंड से हम न्याय की ओर जा रहे हैं। नाम बदला है सब्जेक्ट का, क्या वाकई हम दंड से न्याय पे जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि पनिशमेंट इंक्रीज करने से न्याय मिल रहा है, तो पहले न्याय नहीं मिल रहा था क्या? न्याय तो पहले भी मिल रहा था, न्याय तो अब भी मिल जाएगा। और न्याय पता है कब मिलेगा? बीएनएस के स्ट्रांग होने से नहीं, बीएनएसएस के स्ट्रांग होने से मिलेगा। क्योंकि लूप होल्स कहां है? प्रोसीजर में लूप होल्स हैं, ऑफेंस में तो लूप होल्स है ही नहीं। लूप होल्स कहां दिखता है? प्रोसीजर में। स्ट्रिक्टनेस कहां नहीं है? प्रोसीजर में नहीं है। स्ट्रिक्टनेस कहां नहीं है? एग्जीक्यूशन में नहीं है। यस और नो? प्लान बढ़िया है, आईपीसी इज अ टाइप ऑफ अ प्लान, प्लान बढ़िया है, बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है ना। स्ट्रिक्टनेस, करप्शन, भाई भतीजावाद, ये चीज है। गॉट इट? तो ठीक है, प्यूनिटिव से न्याय की तरफ बढ़े हैं। एंड रिस्ट्रेन्स डेटरेंस एस्पेक्ट, जो लोगों में डर है, जो खास जो डर हो नहीं रहा है, उसको रोकथाम हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत लोगों को जो ऑफेंस कमिट करने का जो डर है वो जो कम होता जा रहा है, उसको हम लोग कोशिश करें कि वो ना रहे। दैट मीन्स जो डर खत्म हो गया वो ना हो, डर रहना चाहिए थोड़ा। लोगों को हमें रिस्ट्रेन करना है, डेटर करना है ऑफेंसेस कमिट करने से। इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजंस which focuses on providing justice to all stakeholders. Stakeholders are the beneficiaries. और कौन है beneficiary? भारत का हर एक नागरिक, each and every citizen of India is the stakeholders. Okay? Okay? All the students who want to go, कभी भी क्लास से जाना है आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, आपकी क्लास है, ठीक है बेटा? Okay? The aspect of न्याय is visible through the transition from retributive to reformative approach. रिट्रीब्यूटिव से रिफॉर्मेटिव अप्रोच पहुंचे हैं। ये क्या है? ये अभी थ्योरीज पढ़ेंगे हम तब और अच्छे समझेंगे, लेकिन फिर भी लिटरल मीनिंग समझ लो। कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन हुआ है, ट्रांजिशन समझते हो ना? अरे आप लोग रील्स वगैरह देखते हो, ट्रांजिशन इफेक्ट देखते हो ना? एक आती है लड़की, सुबह नहाई भी नहीं होती है, वो अपनी शक्ल दिखाती है, फिर वो ऐसे करती है, एकदम मेकअप में सुंदर सी आती है, तो जो उसने ऐसे किया वो क्या? वो ट्रांजिशन है। आपके जब वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो उसमें ट्रांजिशन आता है ना, कि किस प्रकार का ट्रांजिशन चाहिए, ऐसा वाला, फ्लिप वाला, कैसा ट्रांजिशन चाहिए। यस और नो? तो जो ट्रांजिशन हुआ है, यहां से जो यहां पर आए हैं हम, उसमें
हम रिट्रीब्यूटिव से रिफॉर्मेटरी अप्रोच पर आए। रिट्रीब्यूटिव मतलब रिट्रीब्यूट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उस अप्रोच से हम कहां पर आए हैं? रिफॉर्मेटिव, सुधारात्मक, कि नहीं हम जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली थ्योरी को नहीं अपनाकर हम चाहते हैं तुमने जैसा भी किया उसके लिए हम तुमको सुधारें। ये अप्रोच है। यस और नो? यस और नो? रील्स के तुम बड़े शौकीन हो, है ना, रूपांतरण कह सकते। वेरी गुड सुमिता जी। ओके, रिट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? वापस वही चीज देना। यस और नो? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो चीज नहीं दे रहे हम आपको, चाटे के बदले चाटा नहीं बेटा, यहाँ चाटे के बदले 10 चाटे मिलते हैं, वो वाली चीज नहीं कर रहे। पर तुमने कुछ गलत किया, तुमने चाटा मारा, तो हम तुमको पुचकार कर सुधार रहे हैं, हम ये ट्रांजिशन कर रहे हैं। ये है आईपीसी टू बीएनएस का ऑब्जेक्टिव। ओके, द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम is primarily based on the principle of retribution and considers crimes offenses against the state. इंडिया का जो बेटा भारतीय दंड जितना भी सिस्टम है, भारतीय दंड विधि जो है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ रिट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दैट मीन्स अगर तुमने ऑफेंस कमिट किया तो तुमको उसकी बराबर सजा मिलेगी। और ये माना जाता है कि जितने भी इंडिया में क्राइम होते हैं, लिख लो, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अगेंस्ट स्टेट। किसके अगेंस्ट होते हैं? स्टेट, देश के विरुद्ध अपराध है। क्यों? व्हाई डू यू थिंक? सब लोग अपना इंस्टा विंस्टा डिलीट करो। तुम लोग अगर मान रहे हो कि इंस्टा फेसबुक रील्स के रहते सिलेक्शन हो जाएगा, बेटा नहीं होता है। एडिक्शन है एक तरीके की, दूर रह लो। हम रहे 5-6 साल दूर, जाते हैं टीचर को सर्च करेंगे, टीचर को फॉलो करेंगे। टीचर कोई सेलिब्रिटी है क्या? हीरो है तुम्हारा टीचर? नहीं है। टीचर टीचर है, गुरु है, आपको एक रास्ता दिखा रहा है, आप उस तक रखें। ठीक है, बराबर है। अब वो चीज अलग है कि कोई टीचर सेलिब्रिटी वगैरह बनना चाहता है, कोई भी फॉर दैट मैटर सेलिब्रिटी बनना चाहता है, तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आप अपना ऑब्जेक्टिव तो मत भूलो। वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, आप अपना ऑब्जेक्टिव मत भूलो ना, क्योंकि वो चीजें कहीं नहीं रहेगी। वो अकाउंट उधर भी पड़ा रहेगा, बाद में भी फॉलो कर लेना, कहीं नहीं जाएगा, एज इट इज रहेगा। वो चीजें वेट कर सकती है, ये अटेम्प्ट वेट नहीं करेगा बेटा। ठीक है, तो प्लीज कोशिश करो कि जहां पर आपका समय ज्यादा जाता है, दिमाग ज्यादा जाता है, वो चीजें कॉन्स्टेंटली दिमाग में है, इग्नोर करो, अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, आई नो डिफिकल्ट होता है, बट करो। एक बार करना शुरू कर दिया तो हो जाएगा। और वाकई तुम में इतनी पावर है, तुम खुद को कम समझते हो। ठीक है, हाँ जी। तो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, बराबर है। चलो, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस क्यों होता है? जैसे आप कई बार लोगों के मतलब जैसे लोगों के केसेस के नाम देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनरी एक कोई भी नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुकेश है। ठीक है, डिस्क्लेमर, किसी भी कारणवश कोई मुकेश नाम का हमारी क्लास में स्टूडेंट निकल जाए, मुकेश, विघ्नेश, जिग्नेश, कोई भी निकल जाए तो सॉरी। ठीक है, मुकेश, विघ्नेश, जिग्नेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान लिख लेते हैं। तो ये स्टेट ऑफ राजस्थान क्यों है? मुकेश ने तो जिग्नेश को मारा, पर स्टेट ऑफ राजस्थान क्यों है? क्योंकि बेटा जिग्नेश के जो राइट थे वो प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी? स्टेट की। फेल कौन हुआ? स्टेट हुआ। सो फॉर दैट मैटर, जिसकी जिम्मेदारी बन रही थी, जिसने वो राइट्स दिए, उसके अगेंस्ट ऑफेंस माना जाएगा स्टेट ऑफ राजस्थान। इसीलिए स्टेट ऑफ राजस्थान, दैट मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस किसका फाइट कर रहा है? जिग्नेश का। गॉट इट? यस, सोसाइटी एज होल को इफेक्ट करता है। वेरी गुड दिव्य, दिव्य दृष्टि शर्मा, बहुत बढ़िया। स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। वेरी गुड सृष्टि, अवनिंदर, ध्रुमिल, गुड अमिता। किसी के अकाउंट्स हैं भी कि मैम हमको नोटिफिकेशन आता है, इंस्टॉल कर दो, अकाउंट्स अपने डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट कर दो, बढ़िया जज बन जाओ। उसके बाद बनाना एकदम बढ़िया सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिख के। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें साथ में नहीं हो सकती। ओके, इट एक्नॉलेजेस द नीड फॉर अ शिफ्ट टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग द राइट्स एंड कंसर्न्स ऑफ द विक्टिम। बीएनएस पर जब शिफ्ट हुए हैं तो लेजिस्लेचर कहता है हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम प्रायोरिटाइज करें राइट्स एंड कंसर्न्स विक्टिम के। कि अभी तक तो हम सिर्फ ऑफेंडर को पनिशमेंट 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 पे फोकस करते थे, अब ये नहीं करेंगे। अब हम ऑफेंडर को सुधारेंगे और साथ ही साथ विक्टिम के अधिकारों पर भी ध्यान देंगे।
उसको भी प्रायोरिटाइज करेंगे। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। द ऑफेंडर एंड विक्टिम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन एनी क्राइम। पूरे बीएनएस में दो ही ऑब्जेक्टिव है, अक्यूज को हम ठीक करेंगे, विक्टिम को हम प्रोटेक्ट करेंगे। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट इज अ फॉर्म ऑफ न्याय। तो ये लास्ट पैराग्राफ जो है इस स्लाइड का, ये जस्टिफाई करता है वर्ड न्याय को, जो इस भारतीय न्याय संहिता में यूज किया गया है। बेटा बहुत खूबसूरती से लेजिस्लेचर ने बोला कि हम इस सब्जेक्ट के नाम में इतना परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, दंडनीय से हम न्याय की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी मोटो चेंज है, हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज है। पहली बात, हम ऑफेंडर को रिफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, विक्टिम के राइट्स के बारे में हम कंसर्न्ड हैं, यस और नो। तो और तीसरा जो हमारी थ्योरी है रिट्रीब्यूटिव से रिफॉर्मेटिव पे आ गए हैं, तो उस वजह से हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है न्याय प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का ये है। ठीक है, बराबर। डिफेंडेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे बेटा, डिफेंडेंट प्लेंटिव सिविल लॉ में यूज होता है। क्रिमिनल लॉ में आप ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, अक्यूज्ड, ऑफेंडर, विक्टिम, इंफॉर्मेंट, कंप्लेनेंट, ये सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है, चलिए जी, मेजर चेंजेस क्या हुए हैं। मेजर चेंजेस मैं कहूं तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये एडिशन वाली स्लाइड है कि क्या क्या ऐड हुआ है। ठीक है, कहता है फर्स्ट, कम्युनिटी सर्विस हैज बीन इंक्लूडेड इन बीएनएस एज अ पनिशमेंट। न्यू टाइप ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग दी गई है। न्यू ऑफेंसेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, न्यू ऑफेंसेस देखो कौन कौन से, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये चार तो कत्ते न्यू है, और एक और है स्नैचिंग। 5 मेजर ऑफेंसेस जो है पहली बार आपको बीएनएस में देखने को मिलेंगे। पनिशमेंट में चेंज हुआ है, स्पेसिफिकली हिट एंड रन केसेस में तो स्कोप बढ़ा है, नाम चेंज किया है, बट समवेयर सिडिशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी सबसिस्ट करता है। यू विल रियलाइज दिस। ओके, ठीक है अभिनंदन जी। mere possession of fake currency notes is no more an punishable offense। पहले क्या होता था बेटा, फेक करेंसी का सिर्फ पोजेशन हो गया ना आपके पास तो ऑफेंस का पनिशमेंट दे दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। स्कोप ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एक्सपैंडेड टू कवरिंग थेफ्ट ऑफ इनटैंजिबल आइटम्स लाइक थेफ्ट ऑफ डेटा, ये भी हो चुका है। डेटा थेफ्ट जो है वो भी आ चुका है। चोरी में सिर्फ इनटैंजिबल गुड्स नहीं है, सॉरी टैंजिबल गुड्स नहीं है, इनटैंजिबल भी आ गए। टैंजिबल क्या होता है, टैंजिबल मीन्स जिसको टच किया जा सकता है, ऑल दीज थिंग्स, वुडन, स्टील, व्हाटएवर, कोई भी चीज जिसको टच किया जा सकता है। लैंड को भी टच कर सकते हो ना, भूमि धरा को टच कर सकते हो ना। इनटैंजिबल मीन्स जिसको टच नहीं कर सकते। आईपीएस को टच कर सकते हो मैम, फोन में कर सकते हैं ना, अरे नहीं ऐसे नहीं, मैं आप तुमको बोल दूं फोन हाथ से पकड़ के बताओ, उसको थोड़ी ना पकड़ सकते हो। सो दीज ऑल आर इनटैंजिबल थिंग्स। डेटा, कंटेंट, दीज ऑल आर इनटैंजिबल। एंड स्नैचिंग एक न्यू ऑफेंस बना है, झपट मारी। ठीक है, कहते हैं बेटा सिडिशन जो है रिपील हो चुका है, रिपील तो क्या रिमूव हो चुका है, जब आईपीसी रिपील हो चुका है तो सिडिशन भी उसके साथ साथ जाएगा। बट उन्होंने टर्म 152 में सिडिशन यूज नहीं किया है, बट स्टिल 152 को जब आप पढ़ोगे, उसकी लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे 152 जो है आपका सेक्शन नंबर 124A के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे और उससे दोनों सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर। ये आईपीसी की रेंज हुआ करती थी, आईपीसी की रेंज पे हमें फोकस नहीं करना है। हमें कौन सी रेंज पे फोकस करना है, हमें बीएनएस की रेंज पे फोकस करना है। होमवर्क लेंगे सभी स्टूडेंट्स, पूरी के पूरी रेंज का रट्टा मारेंगे, रेंज का रट्टा ही मारना। और क्या बोलूं, ये बोलूं मेमोराइज करना है ना। तुमको इंग्लिश में थोड़ा वर्ड बोलते तो तुमको लगता है सॉफ्ट है ये वर्ड, है ना। मेमोराइज वर्ड सॉफ्ट है ना, लर्न बाय हार्ट सॉफ्ट है ना, रट्टा थोड़ा मैम हार्श वर्ड है, राइट मैम। आई एम रिवाइजिंग, आई एम मेमोराइजिंग द रेंज। और एक हिंदी वाला बोलता है मैं रट्टा मार रहा हूं इस रेंज का, राइट। चल रेंज का प्लीज बेटा होमवर्क लेंगे, आज ही याद कर डालेंगे, घूम घूम के याद करो पूरा चैप्टर नंबर, सेक्शन नंबर, टॉपिक्स बहुत अच्छे से। सिर्फ ये नहीं, चैप्टर नंबर 563 to 19 ये वाली रेंज भी याद करोगे। ट्रस्ट में बेटा, रेंज याद करने से आपका मैक्सिमम जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 से लेके 3 किससे डील करता है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, आपको ही नहीं बेटा, मैं भी आपके साथ साथ याद करने वाली, क्योंकि अब हमें भी ट्रेनिंग में बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए पढ़ाएंगे। हालांकि
थोड़ा थोड़ा बीएनएस पढ़ाते पढ़ाते कुछ सेक्शंस ठीक ठाक याद हो चुके हैं, बट कोशिश की कि बीएनएस के सेक्शंस फीडिंग ना हो जाए, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू में अपियर होना था, तो कोशिश की कि बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न ना हो जाए, क्योंकि हमको तो आईपीसी पढ़ना था। ठीक है, चलो तो प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, जिसमें आपको क्या मिलता है, मेजरली सेक्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिलता है आपके डेफिनेशंस। ठीक है, पहले सेक्शन 3, 4, 5, 6 हुआ करते थे, वो सब सेक्शन 1 में चले गए। एप्लीकेशन, नॉन एप्लीकेशन, आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो एक्सटेंड कर सब। और ये जो सेक्शन 3 है, ये कॉमन इंटेंशन लेके बैठा है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 कॉपरेट कर रहे हैं कोई, पार्टली ओमिशन, पार्टली कमीशन, ये सारे जितने भी चुटर पुटर सेक्शंस थे वो किस में जा चुके, सेक्शन नंबर 3 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, सेक्शन नंबर 4 से लेके 13, पनिशमेंट्स, पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर फाइन पे नहीं किया तो कितना पनिशमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ सॉलिटरी कंफाइनमेंट भी इसी सब्जेक्ट में है, इसी पर्टिकुलर चैप्टर में है। ओके, चैप्टर नंबर 3, 14 to 44, जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, अपवाद, जो सामान्य अपवाद दे रखे, दिस इज दैट पर्टिकुलर चैप्टर बेटा। अगर किसी को भी बहुत अच्छा लॉयर बनना है, और वो भी कौन सा, डिफेंस लॉयर, तो सबसे अच्छी कमांड आपकी जनरल एक्सेप्शंस पर होनी चाहिए। ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल बोलते थे, मिस्टर मुकुंद साडा, जो भी बीवीपी से पास आउट है वो जानते होंगे, वो ये हमेशा कहते थे। और जब उन्होंने 1 साल हमको आईपीसी पढ़ाया, तब हमको रियलाइज हुआ कि जनरल एक्सेप्शन एक वो चीज है कि अगर अक्यूज का लॉयर अच्छे से उस चीज पर कमांड रखता है, तो वो अपने अक्यूज को कन्विक्शन से बचा सकता है। एक होता है कम सजा दिलवा देना, एक होता है कि पूरा उसको दोष सिद्धि ही नहीं होने देना, दोष मुक्ति करवा देना। और बहुत बहुत अच्छे ये जनरल एक्सेप्शन है, आपको नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे इस पे, बट हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, 45 to 62, पहले अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे, ये सबको मिला के अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, एंड अटेम्प्ट, दैट इज प्रयत्न करना। ये अटेम्प्ट पहले बेटा 511 में था, लास्ट सेक्शन ऑफ योर आईपीसी, चैप्टर नंबर 23 में होता था, उसको उठा के इधर पटका सेक्शन नंबर 62 में। ठीक है, क्योंकि ये भी कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर 5, 63 से लेके 99, पता है ये चैप्टर पे लेजिस्लेचर क्या बोलता है कि हम महिलाओं के और बच्चों के विरुद्ध जितने भी अपराध हो रहे हैं, यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, और उनको मेजॉरिटी या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये चैप्टर को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया है। चैप्टर में ऊपर इंपॉर्टेंस देने से जैसे उनको इंपॉर्टेंस देना बताया जा रहा है। ये अब ये कितना सत्य है ये तो बेटा आने वाला समय बताएगा। पहले जितने भी ऑफेंसेस थे ये एंड पोर्शन में हुआ करते थे। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में भी एंड में जो रेप के ऑफेंसेस है उसको डिफाइन किया जाता था। ठीक है, बराबर, कोई बात नहीं थी, ये भी हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, वेरी गुड श्रीपर्णा, श्रीपर्णा। ओके, सबसे पहले आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसमें क्या है, सेक्सुअल ऑफेंस 63 से लेके 73, रेप, सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक नया सेक्शन है सेक्शन 69, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन 74 से लेके 79, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, सब 74 से लेके 79 में। थर्ड, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, कहां 494, 495, 96 में हुआ करता था, यस और नो, सीधा 80 से लेके 87 में आ गया। डाउरी डेथ, जितने भी थे बेटा अलग अलग चैप्टर्स में ये घूम रहे थे। डाउरी डेथ एंड अबेटमेंट टू सुसाइड किस में घूम रहा था, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में घूम रहा था। एंड ये बाइगेमी का ऑफेंस कहां था, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज में था। सबको उठा के यहां पे ला दिया, डाउरी डेथ, क्रुएलिटी, सब इसमें है, यस और नो। ऑफेंसेस या हम कहें तो कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज एटसेट्रा, कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज इनफैंट के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस है वो 88 से लेके 92, पीसीपीएनडीटी को कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट करेंगे। देन इज ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के विरुद्ध अपराध 93 से लेके 99। ओके, चैप्टर नंबर 6, 100 to 146, 5 स्टार लगा लो इस पर एंड 5 स्टार लगा दो इस पर।
बेटा ये जो पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, ये अलग से चैप्टर हुआ करता था क्या? ना, ऐसा कोई अलग से खास ये सारी चीजें इंक्लूड करके नहीं हुआ करता था। ये सब ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में जाता था। इस पर भी 5 स्टार लगाएंगे, बिकॉज जनरली जो आपके पास जजमेंट राइटिंग आएगी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से आएगी, या ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में से आएगी, या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में से आएगी। कौन कौन से वो ऑफेंस होंगे? स्पेसिफिकली आपके अबेटमेंट टू सुसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और इनका अटेम्प्ट। फिर आता है हर्ट, उपति, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, उपति और घोर उपति, 114 टू 125। wrongful restraint एंड wrongful confinement, सदोष परिरोध एंड सदोष अवरोध, ऐसा कुछ है ना। 126, 127, ये सेक्शन की भी बहुत लंबी चौड़ी महाकथा हुआ करती थी, सिर्फ 2 सेक्शन में खत्म कर दिया इसको। बेटा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में भी बहुत सेक्शंस हुआ करता था, बट वो सेक्शंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, सेक्शंस के फॉर्म में नहीं, सब सेक्शंस के फॉर्म में। अब सब सेक्शंस बहुत याद करने, बट पता है इससे एक फायदा है, अगर मान लो 117 में 10 सब सेक्शन डाल दिए तो भी एटलीस्ट एग्जाम में 117 तो लिख के आ सकते हो ना। नहीं तो पहले अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे, 325, 326, 338, तो याद रखना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी एटलीस्ट ये तो पता है कि क्लोज तो जा सकते हैं उसके, 117 तो मार्क कर ही सकते हैं। यस और नो? एटलीस्ट अगर एग्जाम में नहीं भी आया मेंस में तो 117 तो लिख देंगे, इवन इफ सबसेक्शन नहीं आया तो। ओके, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, 128 टू 136। अब ध्यान रखना बेटा, ये वाला जब क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट पढ़ेंगे ना, तो ये वाला दिस क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट इज ऑल्सो नेसेसरी। पहले सब लोग साथ साथ में दिया होता था। ह्यूमन बॉडी में क्रिमिनल फोर्स, पहले फोर्स डिफाइन कर रखा था, फिर क्रिमिनल फोर्स डिफाइन कर रखा था, फिर असॉल्ट डिफाइन कर रखा था, फिर आपके स्टॉकिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वॉयरिज्म, ये सब कुछ आता था। ओके, देन इज किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, 137 टू 147। चैप्टर नंबर 7, 147 टू 158, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, देश के विरुद्ध जितने भी अपराध हो रहे, सेडिशन वगैरह सब इधर आ गया। ओके, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, प्रिपरेशन टू वेज अ वॉर अगेंस्ट स्टेट, या प्रिपेयरिंग, या ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट दो स्टेट्स जिसके साथ भारत का अलायंसेस हैं, एशियाटिक पावर्स वगैरह हैं, उनके अगेंस्ट ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 8, 159 टू 168, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अगेंस्ट ऑफेंसेस, उनको डेजर्ट कर देना, उनको हार्बर करना। चैप्टर नंबर 9, 169 टू 177, कितने सेक्शंस का पेयर है बेटा? 7 और 2, 9 सेक्शंस का। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन, कत्ते इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे बेटा आरजेएस के लिए, क्योंकि इलेक्शन वगैरह का समय चल ही रहा था, है ना। तो उस वजह से जो भी मुद्दा आपके एग्जाम के आसपास चल रहा हो, उस मुद्दे के बारे में जितने भी प्रोविजंस होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में थोड़े पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6, क्रिमिनल क्राइम अगेंस्ट मैन होना चाहिए था। द्रुमिल तुम बनो सीएम पीएम, फिर लेके आना ऐसे कानून। ठीक है, सीएम बन गए तो भी ले आओगे। स्टेट अमेंडमेंट्स अलाउड है ना? यस और नो? क्रिमिनल प्रोसीजर, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, स्टेट अमेंडमेंट्स अलाउड है। व्हाई? बिकॉज आपका बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए किसमें फॉल करता है? कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है। एंट्री सबकी याद करेंगे, अभी मैं बताऊंगी आपको एंट्री नंबर वगैरह, तो बिल्कुल हो सकता है स्टेट अमेंडमेंट्स। चैप्टर नंबर 10, 178 टू 188, 8 और 3, 11 सेक्शंस का पंच है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ये तुम्हारी जिंदगी का, ये स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो बीएनएस में जब भी पढ़ोगे तुम्हारी जिंदगी का सबसे निहायती बोरिंग टॉपिक होने वाला, ये वाला सबसे बोरिंग। याद करने वाली चीजें इसमें कुछ दिख नहीं रही है, बट फिर भी कॉइन की डेफिनेशन पूछ ली गई है, कुछ 1-2 ऑफेंसेस भी पूछ लिए गए, वैसे ना के बराबर आता है, लेकिन जब आ गया तो मुश्किल हो सकती, इसलिए हम पढ़ेंगे इनको। ठीक है, बराबर? आई विल तेजा, आई विल वेट, धीरे 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 धीरे। ठीक है, जब हम आगे चलेंगे बहुत सारे हैं ऐसी चीजें कि चार्ट्स वगैरह कैसे बनाने का, जैसे एप्लीकेशन वगैरह ना। ठीक है, आपको धीरे धीरे अपना आप समझ आ जाएगा कि कौन से सिमिलर चीजों को मैम ने एक साथ रखा है, कौन से
सिमिलर नहीं है उसके बावजूद हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, स्लोली एंड स्टडीली, ऑब्जर्वेशन से आएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 11, 189 टू 197, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? पीस एंड ऑर्डर, या मैं कहूं लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, उसके अगेंस्ट जाके ऑफेंस कमिट करना। ओके, जिसमें आपके अनलॉफुल असेंबली आता है, एफ्रे आता है, रॉइट आता है, ठीक है, राइटिंग वगैरह जो है वो सब कुछ आता है। ओके, बलवा, अनलॉफुल असेंबली, 198 टू 205, 7 सेक्शंस का बंच चैप्टर नंबर 12 में जो बोलता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। चैप्टर नंबर 13, 206 टू 226, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी एंड पब्लिक सर्वेंट्स। ये जो 3 चैप्टर्स है बेटा, 206 से लेके 297, लगभग ये 90 सेक्शंस का बंच सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट से याद करना है। सिर्फ आपका जो कीवर्ड्स है उनसे याद करना है और हो जाएगा। ठीक है, वो चार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिन्होंने वन शॉट्स देखे उसमें तो अपने चार्ट्स देखे ही होंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13, 206 टू 226, लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। मतलब पब्लिक सर्वेंट्स ने जो भी अपनी लॉफुल अथॉरिटी के तहत आपको बोला वो हम कर ही नहीं रहे हैं। समन्स हो गए हैं या वारंट्स हो गए, उसकी पालना ही नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर ये चैप्टर काम आता है। चैप्टर नंबर 14, 227 टू 269, बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है। फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, झूठी एफआईआर दर्ज करवाना, बेटा एविडेंसेस को फैब्रिकेट करना या मौका वारदात से सबूत मिटा देना, ये सब इसमें पनिशेबल है। ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 15, 270 टू 297, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मोरल्स। ये चैप्टर का नाम बहुत लंबा चौड़ा है मैम, याद कर लो बाय हार्ट, क्योंकि एक बार स्टेट जुडिशरी में इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ नाम पूछ लिया गया था, और नाम भी सीक्वेंस में पूछा कि क्या आता है पहले। पब्लिक सेफ्टी आता है, हेल्थ आता है, पब्लिक हेल्थ आता है, कन्वीनियंस आता है, डिसेंसी आता है या मॉरल्स आता है। ये सीक्वेंस भी पूछ लिया गया था चैप्टर का, और कुछ कुछ को याद भी नहीं कि कन्वीनियंस डिसेंसी आता भी है कि नहीं आता है इसमें, तो बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, चैप्टर नंबर 16, 298 टू 302, कहा यहाँ पे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते थे, बोलता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाओ। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अब आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों में रिलीजन को जो लेकर है हर बात में चर्चा का विषय बनाया गया, कुछ भी हो बनाया गया है। क्यों बनाया गया, किस कारणवश बनाया गया, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है और ना हम उस पर कोई टीका टिप्पणी करेंगे। ठीक है, बस ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 अभी भी सेम चैप्टर है। जब आईपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सेगमेंट था, उसमें भी चैप्टर नंबर 17 ही था, और अभी भी इसमें चैप्टर नंबर 17 ही है। 303 टू 337, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, जिसमें पहले थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, चोरी, उद्यापन, रॉबरी एंड डेकॉइटी है। रॉबरी बोले तो लूट, डेकॉइटी बोले तो डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, 314 टू 315, 2 ही सेक्शन है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग, 316, छोटा सा एक सेक्शन है। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति को रिसीव करना, 317, 17 पे खतरा। चीटिंग, 318 टू 319, फंडामेंटल डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनके रिगार्डिंग कोई भी बेटा पेपर्स हैं, डिपोजिशंस हैं, डिस्पोजिशंस हैं, उनके मामले में कुछ छेड़खानियां करना। मिसचीफ, रिश्ती, 324 टू 328, रिश्ती। ओके, क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार, 329 टू 334, बहुत बहुत प्यारा सेक्शन है ये, और इसमें भर भर के आपके कंफ्यूजन वाले मुद्दे रहने वाले। बट डोंट वरी, जब मैंने चार्ज फ्रेमिंग पढ़ा था ना बेटा नीति वालों को, तो उनको बड़ा मजा आया था, तब उनको समझ आया कि कौन से सेक्शन का कौन सा सबसेक्शन लगाना है। तो लेट्स सी, अगर चार्ज फ्रेमिंग का आपके साथ करने को मेरे को टॉपिक मिला तो हम 5-6 क्लासेस चार्ज फ्रेमिंग की लेंगे, क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग में टोटल बीएनएस ही आता है। तो देखते हैं, अगर समय मिल गया तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए भी मैं टीम को रिक्वेस्ट कर दूंगी कि मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है, चैप्टर नेम्स आर इंपॉर्टेंट, यस तेजा, दे आर इंपॉर्टेंट, यहीं से नंबर निकलते हैं। 335 टू 350, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट
एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, ये भी कत्तई कत्तई बोरिंग चैप्टर रहने वाला है, पर पढ़ना तो पड़ेगा। चैप्टर नंबर 19, 351 टू 357, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगाएंगे इस पे, क्योंकि इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इंसल्ट है, अनॉयंस है एंड डेफोमेशन भी है, मानहानि का अपराध। एंड देन चैप्टर नंबर 20, 358, रिपील एंड सेविंग, जिसने आईपीसी को रिपील कर दिया। अब मैंने ये आपके साथ डिस्कशन किया है ताकि आपको इंपॉर्टेंस लगे कि हाँ, पढ़ना मैं छोड़ देती कि तुम लोग याद कर लो, पढ़ना याद करना है। सारे के सारे 20 चैप्टर्स, 358 सेक्शंस, आपको एटलीस्ट रेंज तो याद कर लो, 20 ही तो चैप्टर है बेटा, 20 चैप्टर है, पर हाँ थोड़ी रेंज और बढ़ जाती है क्योंकि 10 इसमें पढ़ोगे, कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस में पढ़ोगे, कुछ हर्ट में पढ़ोगे, ठीक है। सॉरी, फ्रॉडुलेंट डीड है, यस 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 रक्षिता, इट्स फ्रॉडुलेंट डीड, प्लीज रिमूव दिस, फ्रॉडुलेंट डीड है, ओके। मैंने भी फंडामेंटली बोलूंगा फ्रॉडुलेंट डीड, ओके। वो लॉज जो कि हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटी से डील करते हैं, वो लॉज जो कि पनिशमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो क्या है? वो सब्सटैंटिव लॉ है, which provides as to what acts or omissions constitute a crime. वो लॉ जो ये बताए क्या करना और क्या नहीं करना क्राइम की कैटेगरी में आता है, एंड which also fixes punishment for the same depending on how severe the crime is. और जो आपको अपराध के लिए सजा बताता है कि सजा कितने मिलने वाली है, that is called as substantive law. हाँ हाँ, एक ही चीज है बेटा अक्षित, वाई? बिकॉज द लॉ इज मेड बाय स्टेट, सो पनिशेबल बाय स्टेट एंड पनिशेबल बाय लॉ आर सेम। प्रोसीजर लॉ, it is a details the procedural aspects of catching a person who has supposedly committed a crime, supposedly क्योंकि अभी सिर्फ allegation लगे हैं, and thereafter holding a trial against him in court of law to determine whether he is guilty or innocent. मैं short में बोलूंगी बेटा, it is a machinery or a mechanism by which a person की criminal proceeding is dealt, जिससे criminal procedure dealt की जाती है, जिसमें inquiry, investigation and trial होती है. We bring the victim to justice. Okay? Yes, yes, Riya, very good. Very good, Javed. चलिए, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थ्योरीज पढ़ेंगे, पनिशमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरीज पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पे बाद में आएंगे, ठीक है एवरीबॉडी। कितनी थ्योरीज हैं हमारे क्रिमिनल लॉ में? वैसे तो बहुत सारी, और हमारे काम की एक भी नहीं है, हमारे एग्जाम में एक भी नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आपके स्टेट जुडिशरी में ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है। अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके स्टेट जुडिशरी में एक सब्जेक्ट है तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, वन लाइनर में कि ये थ्योरी क्या है, इसके बारे में कहां पढ़ा, ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, हो सकता है प्री में आ जाए, मेंस में तो ना के बराबर ही आएगा, ठीक है। चलिए, पनिशमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग हमें जानना चाहिए पहले। व्हाट इज मेंट बाय पनिशमेंट? पनिशमेंट का मतलब क्या है? पनिशमेंट अरेस्ट हो सकता है पर्सन, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन पे किया जा सकता है। कैन आई से समवेयर हम एक पर्सन को उसके राइट से डिप्राइव कर रहे हैं। व्हेन वी डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज राइट्स फॉर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वी कैन से वी आर पनिशिंग दैट पर्सन, यस और नो? नो, यू नीड टू राइट नथिंग, यू नीड नॉट राइट दिस थिंग, नॉट एट ऑल। बाद में जब पीपीटी मिल जाए तो छोटे छोटे कुछ पॉइंटर्स लिखना हो तो ठीक है। पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट का हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले आपसे, बस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट वन लाइनर में, अभी आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे डेटरेंट थ्योरी एक लाइन में खत्म कर देना है, ठीक है, ऐसा कुछ खास लिखना नहीं है। रेंज एज इट इज टैबुलर फॉर्म में आपके नोट्स में छपी हुई होनी चाहिए, आप खुद टेबल बनाएंगे ताकि वो टेबल बनी रहेगी तो याद करेंगे, ठीक है। जब हम किसी के राइट से डिप्राइव कर दें, वो राइट कोई भी हो सकता है, आर्टिकल 21 हो सकता है, आर्टिकल 14 हो सकता है, वही पनिशमेंट मिल जाती है हमको। द फंडामेंटल एम ऑफ पनिशमेंट इज टू गिव रिलीफ टू एग्रीव पार्टी एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो एग्रीव्ड है, जो विक्टिम है, उसको रिलीफ दीजिए और समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। पनिशमेंट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, देखो और कैसे पनिशमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, इम्पोजिशन ऑफ सम फॉर्म ऑफ डिप्राइवेशन बाय विद होल्डिंग राइट्स दैट अ पर्सन इज लीगली एंटाइटल्ड टू। विद होल्डिंग मतलब
हम उसके राइट्स अपने पास पकड़ लेते, उस पर्सन को इंजॉय नहीं करने देते वो राइट्स जो कि वो लॉफुल तरीके से एंटाइटल्ड है, बट हम उसको डिप्राइव क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, क्योंकि उसने कोई अपराध किया है। तो जाओ, तुम्हारे राइट से तुम्हें डिप्राइव किया जाएगा। यस अक्षत। ऑब्जेक्टिव्स क्या है पनिशमेंट को? क्या लगता है आपको पनिशमेंट देने से क्या होगा? ऑफेंसेस कम हो सकते हैं? हो सकता है। एक व्यक्ति में डर का माहौल हो सकता है? हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। रूल्स रेगुलेशंस ले डाउन हो जाएंगे अगर हम यूनिफॉर्म पनिशमेंट सबके लिए रखें तो लोगों को पता होगा दिस ऑफेंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, इसके लिए इतनी पनिशमेंट मिलती है। यस और नो? सो फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम मिस्चीवियस एलिमेंट बाय डेटरिंग द पोटेंशियल ऑफेंडर्स। कई बार बेटा समाज में ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो कि समाज में पूरा तहस नहस किए हुए हैं, लोगों को आसानी से रहने नहीं देवे, तो उनको हटाओ समाज से, उठा के फेंको जेल में। तो वो मिस्चीवियस नोटोरियस जितने भी लोग हैं उनको हम सोसाइटी से थोड़ा अलग कर देते। टू प्रिवेंट एक्चुअल ऑफेंडर्स फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस, कि आगे वापस से अपराध ना कर दे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास ये पनिशमेंट का एक अच्छा तरीका है। टू इरेडिकेट इविल्स एंड रिफॉर्म क्रिमिनल्स एंड टर्न देम इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कि हमारे समाज से जितने भी इविल्स हैं, जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी फालतू प्रथाएं वगैरह चल रही, उन सबको रिमूव करें, क्रिमिनल्स को हार्डकोर क्रिमिनल ना बनने दें एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बने। क्योंकि बेटा होप हर जगह होती है ना, 1% होप पर भी इंसान बहुत ही जिंदा रह लेता है। ये सानो। फोर्थ, टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, जस्टिस देना है, न्याय देना है। न्याय कैसे हो सकता है? पार्टली बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन टू डेटर क्रिमिनल्स एंड अदर्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन क्राइम एंड पार्टली बाय रिफॉर्मिंग, कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस में क्या होता है पता है? थोड़ा दर्द देंगे उसको और थोड़ा उसको सुधारेंगे। दर्द कैसे देंगे? उसके राइट्स उससे छीन लेंगे, उसका आर्टिकल 21 को जो है वो हम कर्ब करेंगे और थोड़ा सुधारेंगे। बाहर घूमने नहीं देंगे, रखेंगे जेल में, बट देन वी आर गोइंग टू रिफॉर्म दैट पर्सन। जेल में भी बहुत अच्छी उनकी पूरी दिनचर्या होती है। एंड फिफ्थ कहता है टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ क्राइम फ्री कंट्री। एक अपराधों से मुक्त देश बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ नियम बनाएं, कानून बनाएं और वो सभी को एक ही तरीके से ट्रीट करें। ओके, यस अक्षर, दैट्स व्हाई इट्स सेड, इसी रीजन की वजह से इट इज सेड दैट आपका जो ऑफेंस है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। ओके, चलो ये थ्योरी पढ़ते हैं, बेसिक की शॉर्ट में पढ़ेंगे कि थ्योरी जो है कितने टाइप की है और कौन कौन सी थ्योरी जो है हमारे इंडिया में हमको देखने को मिल सकती है। तो 5-6 थ्योरीज है, उसको पढ़ने के बाद हम कंक्लूड करेंगे कि इंडिया में कौन सी थ्योरी मोस्ट सुटेबल है और कौन सी अभी इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रेवलेंट है। ठीक है, ओके। You can, Avninder, there is no problem. You can use the word crime and offense as synonyms in your communication. But when it comes to writing the paper, you're never going to write the word crime. You're always and always going to write the word offense. क्योंकि offense वो word है which has been defined under your BNSS. Okay? प्रिया, अभी तो चांसेस ये है कि बीएनएस के पूछे जाएंगे, बाकी आगे अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अगर सब सिलेबस में आपके आईपीसी आ गया तो आपको आईपीसी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। हाँ मुस्कान, देखो रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट नहीं होती, पनिशमेंट तो वही मिलेगी, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन होता है ना, जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है ऑफेंडर को, उसमें वो रिफॉर्मेटिव अप्रोच अपनाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि उसको बहुत हताश कर दिया, परेशान कर दिया। हाँ, हालांकि जो इनमेट्स होते हैं जेल्स के वो थोड़ा परेशान जरूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी कोई बॉस होगा, वहां पर भी कोई लीडर बना होगा जिसके पैर दबाए जा रहे हैं, है ना, जिसके हाथ दबाए जा रहे हैं, वहां पे भी कोई महाशय होंगे, तो वो इनमेट से थोड़ा बहुत टॉर्चर जो आपको हर जेल में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कोई भैया जी होंगे वहां पर भी। डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, और ये सब कुछ मैनेज करने का किसका काम है? जेलर का। ठीक है, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ये सब मैनेज होता है। डेटरेंट थ्योरी, डेटरेंट मतलब डेटर करना, मतलब रोकना, मतलब प्रिवेंट करना। द वर्ड डेटर मीन्स टू प्रिवेंट।
हियर डेटरेंट थियरी रेफर्स टू रिफ्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। आपको डेटर किया जाता था ना कि पढ़ाई नहीं किया तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी, मम्मी बोलती थी ना, हाउ शी यूज टू डेटर यू, गेट बंद कर देती थी मम्मी, नहीं जाओगे तुम बाहर, यस और नो। द मेन गोल बिहाइंड यूजिंग दिस थियरी इज टू रिस्ट्रेन क्रिमिनल्स फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। उनको रोका जा रहा है और ज्यादा अपराध करने से। इन सच थियरीज पनिशमेंट्स अवॉर्डेड आर सिवियर इन नेचर। कैसे हैं पनिशमेंट? सिवियर इन नेचर। किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। तो मेजर थियरी क्या है इसमें कि पनिशमेंट जो अवॉर्ड किए जाते हैं वो इतने सिवियर नेचर के हैं कि जो ऑफेंडर है वापस कभी सोच ही नहीं सके ऑफेंस कमिट करने के बारे में। विच क्रिएट्स फियर नॉट ओनली इन द क्रिमिनल्स माइंड बट ऑल्सो इन द माइंड्स ऑफ अदर्स। कि पनिशमेंट ऐसी दो ना कि सिर्फ इसको नहीं डराए, बाकी सबको भी डराए कि तुम करके दिखाओ वापस ऑफेंस, कि देख लो तुम्हारे भैया का ये हाल हुआ है, मतलब जो भी उनके भैया जी जो भी बॉस है, अब तुम भी कर मत देना वरना तुम्हारे साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा। डेटरेंट थ्योरी बेटा इंडिया में फॉलो नहीं होती है। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इंडिया में जरूर यूज होती थी, जो बोलता है जैसे को तैसा, आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। कि तुम्हारी एक आंख तोड़ी उसने या फोड़ी, तुम भी उसकी दूसरी एक आंख फोड़ दो तो बेटा सभी अंधे हो जाएंगे ऐसे तो, यस और नो। क्योंकि इसका कोई रोकथाम नहीं है। फिर ए ने बी को पीटा तो बी बोले मुंह भी तने पीटू लो, तो बेटा बी भी अगर ए को पीटो लो तो ए वापस से बी को पीटो लो, यस और नो। तो ये पीटना पिटाना चलता ही रहेगा, तो ये पिट पिटाना खत्म करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। द वर्ड रिट्रीब्यूट मीन्स टू गिव इन रिटर्न। रिट्रीब्यूट, री मतलब वापस से, पुनः। द सेम थिंग विच हैज बीन रिसीव्ड, जो रिसीव हुआ है उसको ही वापस रिटर्न करना, दैट इज टू पे बैक। इट इज ऑल्सो नोन एज वेगनियंस थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल टिट फॉर टैट। बचपन में करते थे ना, टिट फॉर टैट, तूने मेरी चोटी खींची मैं भी तेरी चोटी खींचूंगी, वो वाला चीज है। यस, एंड दिस थ्योरी वॉज अपोज्ड और वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, जो बोलते थे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, सबके दांत ही तोड़ दिए जाएंगे। There was a belief that if the offender is subjected to the same torture as he has done to the victim, then it makes the offender realize what he has done. इसके पीछे मेजर रीजन यही था कि तुमने अगर किसी को दर्द दिया तो तुम भी उसी दर्द से गुजरो, ताकि तुम्हें यह पता चले कि दर्द होता क्या है। पर आज के टाइम पे बेटा अगर उसी इंसान को सेम दर्द से गो थ्रू करवाया गया तो वो ये नहीं समझेगा कि दर्द क्या होता है, लेकिन हाँ वो ये जरूर ध्यान रखेगा कि मुझे दर्द किसने दिया, वो बदले की भावना ज्यादा रहती है। ओके, द पनिशमेंट हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्राइम कमिटेड। द बिलीवर्स ऑफ द थ्योरी सेज दैट क्रिमिनल मस्ट सफर द पेन। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इज द मोस्ट एंशिएंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, प्रिवेंटिव थ्योरी। अब प्रिवेंटिव थ्योरी बोल दो बेटा या डेटरेंट थ्योरी बोल दो, एक ही टाइप की थ्योरी है, बस अलग अलग लोगों ने दी, अलग अलग देशों में प्रचलित थी इसलिए। बाकी प्रिवेंट करना एंड डेटर करना, डेटर में बेटा थोड़ा डर का माहौल होता है, प्रिवेंटिव में डर का माहौल नहीं होता है, बस आप उसको सोसाइटी से इतना दूर कर दो कि वो ऑफेंस कमिट नहीं करे। डेटर में आप डर के थ्रू रोक रहे हो। बेटा प्रिवेंट में हो गया कि गेट के सामने साइकिल खड़ी कर दिया, गेट बंद कर दिया, ये हो गया प्रिवेंटिव। एंड डेटरेंट मतलब मम्मी तुम्हारे सामने बकायदा चिमटा लेके खड़ी है, गेट भी खुला है पर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाने की, दैट इज डेटरेंट। डर का माहौल है वहां पर, यस और नो। ओके, हाँ, टाइप ऑफ मिक्स, ठीक है, पिटोलो और मेरा मिक्स हो गया कोई वर्ड, ठीक है। चलो, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। द मेन एम ऑफ दिस थ्योरी इज टू प्रिवेंट क्राइम। अब डिफरेंस देखना, इसमें भी प्रिवेंट कर रहे हैं और डेटरेंट थ्योरी में भी तो प्रिवेंट कर रहे थे, देखो प्रिवेंट कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या था, यहां पर जो पनिशमेंट था वो सिवियर इन नेचर था एंड वो दूसरे क्रिमिनल्स के माइंड में भी फियर क्रिएट कर रहा था, यस और नो, बराबर। वेयर अब प्रिवेंटिव थ्योरी में क्या है, क्रिमिनल्स आर केप्ट इन जेल, दे आर केप्ट आउट ऑफ सोसाइटी। जब तुम समाज से ही उनका अलगाव कर दोगे तो बेटा कैसे आके अपराध करेगा, नहीं कर सकता। The object of theory is to prevent or disable the offenders from repeating the offense by giving them punishment.
अ सपोर्टर ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी इज पैटर्न। पैटर्न एक जो थे ज्यूरिस्ट वगैरह थे, वो इस थ्योरी को प्रिवेंट करते थे, सॉरी सपोर्ट करते थे। अब मान लो बेटा कोई चाकूबाज है, कोई धनुर्धर है, जिधर मर्जी आया उधर तीर वगैरह चला दे, हाथ काट दिया उसका, प्रिवेंट करते ना पनिशमेंट करने से। अब अगर इसी पनिशमेंट से पूरे समाज में डर फैलता है, अपराध को न करने के लिए रोकथाम का डर फैलता है, तो हम कह देंगे वो डेटरेंट थ्योरी है। एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इंक्लूड्स डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट, forfeiture of property। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, और ये वही थ्योरी है जो भारत में लागू होती है। कौन सी है बेटा? रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जहां पे रिफॉर्म करना है, सुधारना एक पर्सन को, एंड रिहैबिलिटेशन। और इस पूरे लॉ का या मैं इस कॉन्सेप्ट का सबसे क्लासिक अभी तक हमने एग्जाम्पल कोई लॉ का दे सकते हो, कौन सा दे सकते हो, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हमारे माइनर लॉस के सेगमेंट में। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जहां हमने बोला था हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स। इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रिवेंटिव थ्योरी, श्रीपर्णा हम कह सकते हैं, मतलब प्रिवेंटिव थ्योरी इज अ टाइप ऑफ अ डेटरेंट थ्योरी, बस डेटरेंट थोड़ी उससे एग्रेसिव है। ओके okay? नो दे आर नॉट बेटा अक्षत, ये अलाउड भी नहीं है। हाई कोर्ट हैज ऑल्सो सेड ये गलत चीज है, बुलडोजर नॉट अलाउड। ठीक है, सी एग्जीक्यूटिव को कोई राइट नहीं बनता है ये इस तरीके से पनिशमेंट यूज करके डेटर करना। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। कम्युनिटी सर्विस नहीं यार, जो होता है टाइप की पनिशमेंट है। कौन सा लॉ हमने पढ़ा है? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ठीक है, दैट्स अ रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसमें हमने बोला था कि उसको रिहैबिलिटेट करना है, रिफॉर्म करना है। ओके, यस, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल्स एंड ब्रिंगिंग देम बैक टू द सोसाइटी एज गुड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल हेट द सिन नॉट द सिनर, मतलब हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। दिस थ्योरी वाज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स के मामले में भी ये थ्योरी यूज होती है। Some works of craftsmanship is imposed on the offender during his period of confinement with the aim that he will start a new life after the punishment is over। जब उसको जेल वगैरह में भी रखा जाता है, उसको निरंतर कोई ना कोई ऐसे नए काम में, नए प्रोजेक्ट में उलझाए रखा जाता है, ताकि उसको हर पल ये लगे कि जिंदगी में वो एक नई शुरुआत कर रहा है। अभी एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो एग्जाम्पल कुछ खास अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा तो है पर आपके मतलब पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है। कि एक ऑफेंडर है, वो प्रिजन में है और उसको जितने भी टाइम वो जेल में रहा है उसको पॉटरी करने को बोला है। तो वो जितने भी घड़े मटके हैं वो सब कुछ बनाता है, तो उससे बिजनेस भी होता है, कमाता भी है। और जब दिमाग बेटा उस चीज में इन्वॉल्व होगा तो ओवरथिंक कम करेगा, क्रिमिनल बनने की जो टेंडेंसी उसकी और ज्यादा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नहीं, कम्युनिटी सर्विस डजंट कम अंडर दिस थ्योरी बेटा। कम्युनिटी सर्विस बहुत ही छोटे छोटे अपराधों के लिए मिलती है, दैट इज नॉट, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस से कोई रिफॉर्म नहीं होगा। रिफॉर्मेशन के लिए एक ऊपर सुपरविजन चाहिए। ओके, एंड द लास्ट थ्योरी फॉर द डे इज योर एक्सपायटरी और कॉम्पनसेटरी थ्योरी फॉर द पनिशमेंट। इस पर बेस्ड है आपका कौन सी थ्योरी? एक और है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांतवास का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। एक्सपायटरी और कॉम्पनसेटरी थ्योरी, जहां पे एक पर्सन को ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है जहां पर एक मिनट एक्सपायटरी और थोड़ी अलग है, एक्सपायटरी और कॉम्पनसेटरी में थोड़ा फर्क है। एक्सपायटरी थ्योरी जो है वो आपके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से डील करती है, जहां पे पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एकदम अलोन छोड़ दिया जाता है। और इसको कॉम्पनसेटरी भी पता है क्यों बोला जाता है? वो सेल्फ रियलाइजेशन से कॉम्पनसेट कर रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन से उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ही इज कॉम्पनसेटिंग इट फॉर दी He is compensating for the offense he has committed by reforming himself by self। इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है खुद को, कहते हैं ना स्वयं का आंकलन कर रहा है। बराबर, क्लियर? The theorists of this theory say that the objective of punishment is self-realization। Okay? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता साक्षी, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग
कुछ कुछ टर्म्स जो हैं हम आगे यूज करते रहेंगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी इतना कोई जरूरी, मैं पहले पनिशमेंट्स एंड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स पढ़ाती भी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा है कि अब क्योंकि बीएनएस आ चुका है तो ऑब्जेक्टिव चेंज हुए, तो रिट्रीब्यूटिव रिफॉर्मेटिव वैसे ही पढ़ना है, एक्सपायटरी थ्योरी आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वैसे ही पढ़ोगे, तो लगे हाथ दो तीन थ्योरी और पढ़ ले। If the offender, after committing an offense, realizes his guilty, then he must be realizes his guilt, he must be forgiven. फिर उसको मतलब जो है क्षमा करना चाहिए. In other words, the theory relies on compensation to the victim for the loss caused by the accused. In this way, the offender are made to realize that the same suffering they have caused to the victim. अकेले बैठ के, एकांत में बैठ के खुद का आंकलन करना और ये चीज महसूस करना कि उस विक्टिम को हमने कितना दर्द दिया है, और यही होता है एक्सपायटरी थ्योरी। सेल्फ एनालिसिस करके आप कॉम्पनसेट कर रहे हो विक्टिम को, कैसे? उस दर्द को खुद से महसूस करके, और यहीं से आपका एक रिफॉर्मेशन भी होता है। तो एक्सपायटरी थ्योरी कैन समवेयर लीड यू टू योर रिफॉर्मेटरी थ्योरी, यस और नो? इंडिया में प्रिवेंटिव से ज्यादा रिफॉर्मेटरी है। पद्मप्रिया, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, नॉट इवन रिट्रीब्यूटिव, दिखता रिट्रीब्यूटिव है पर ऑब्जेक्टिव अभी सभी लॉ में क्या है? रिफॉर्मेटरी है। क्योंकि ध्यान रखना कि अगर आपने बीएनएस में पनिशमेंट दे दिया, फिर भी डिफेंस लॉयर हमेशा और हमेशा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट लेने की गुजारिश करेगा ही करेगा। ठीक है, बराबर? चल अभी चलेंगे हम जहां क्राइम के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताओ। कौन सी थ्योरी बेटा अर्जू? विच एक्सपायटरी थ्योरी? यस, इंडिया में एक्सपायटरी थ्योरी एप्लीकेबल है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पढ़ोगे आप, सेक्शन 12, 13, 14 जब पढ़ेंगे ना, यू विल सी एक्सपायटरी थ्योरी है, एप्लीकेबल है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकदम, जो तुम बोलते हो ना काले पानी की सजा वगैरह, वो है। एकदम अकेले रखा जाता है इंसान को। ठीक है, ध्वनि ऋषि, किसी को कोई भी डाउट है यहां तक? बताओ, एनीवन? अभी बताया बेटा अर्जू, राइट इट डाउन। अभी तो बताया हमने, रिफॉर्मेटिव थ्योरी एप्लीकेबल है। रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही थ्योरी एप्लीकेबल है। अलग अलग पनिशमेंट जब देंगे तो अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे बेसिक पनिशमेंट कौन सी? रिफॉर्मेटिव। अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का बेनिफिट दे दिया तो एक्सपायटरी थ्योरी, जिसको हम कॉम्पनसेटरी थ्योरी भी बोलते हैं, वो भी एप्लीकेबल है। पर हर केस में थोड़ी ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे देंगे। कब दे सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट गया ऊपर? नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग है बेटा हिमांशी, प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग है। ठीक है, वहां पर डिटेन किया जा रहा है ताकि कोई ऑफेंस कमिट ना हो सके, समझ रहे हो? और यहां पर जानबूझ के पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा है ऑफेंस करने वाले को, ताकि अदर पर्सन कोई ऑफेंस ना करते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ते हो, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं जिसका संभावित है कि ये पर्सन अपराध कर देगा, उसको हम डिटेन कर रहे हैं ताकि उससे ऑफेंस प्रिवेंट करवाया जा सके। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब पनिशमेंट में थ्योरी पढ़ते हो, उसका मतलब यह है कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, इसको ऐसी सजा दो कि बाकी सबको प्रिवेंट कर दिया जाए, या इसी को आगे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ऑफेंस ना कमिट करने से। ठीक है, ठीक है, ओके। चले आगे चलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्राइम के एलिमेंट्स क्या है, या मैं बोलूं एक ऑफेंस के एलिमेंट्स क्या। ऑफेंस भी लिख सकते हो यहां पे। इंडिया में ऑफेंस कमिट होने के लिए 4 एलिमेंट्स की जरूरत है। एवरीबडी फोकस, एवरीबडी फोकस। हाँ आशीष, इस जरूरी तो नहीं वो खुद बोले, ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है, सुपरविजन से पता चल जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है वो बोल देगा सर मुझे महसूस हो गया मुझे जाने तो, ऐसा नहीं है, सजा वो पूरी भुगतेगा। बट ये एक रिफॉर्मेशन का तरीका है कि उसमें कुछ तो सुधार हो। जेल में बैठा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भी, जो कुछ सुधार तो हो। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में 4 चीजें पढ़ने वाले हम लोग। अब 4 एलिमेंट्स में आपके पास, जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुको।
हाँ जी, नो नो दे आर वन एंड द सेम थिंग सत्यम, दैट्स व्हाई वो साथ में लिखा है ना। और देखो, और लिखा है, ठीक है, दे आर सेम। क्योंकि वो जब सेल्फ रियलाइज करेगा तभी तो वो कॉम्पनसेट करेगा। कॉम्पनसेशन का ये मतलब नहीं उसको पैसे देगा, कॉम्पनसेशन इन द सेंस कि वो दर्द महसूस कर पा रहा है विक्टिम का, ठीक है। ओके, चलिए, इंडिया में बेटा क्राइम होने के लिए 4 चीजों की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आएंगे जहां पर से एक एलिमेंट कम होगा। सबसे पहले होना चाहिए एक ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जितने भी आप ऑफेंसेस पढ़ेंगे बीएनएस में, वहां ह्यूमन बीइंग होगा ही होगा, साक्षात व्यक्ति होगा, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 1 नाक 1 जुबान वाला व्यक्ति। यस और नो? ह्यूमन बीइंग, उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ट्रांसजेंडर भी है। दैट मीन्स ये तीनों या तो ऑफेंडर होंगे या विक्टिम होंगे, या फिर इनकी प्रॉपर्टी होगी, बट होगी तो किसी ह्यूमन बीइंग की ना। अब आप बोलोगे मैम हम मिसचीफ में कुछ ऐसे ऑफेंसेस पढ़ते हैं कि किसी के एनिमल को नुकसान पहुंचा दिया, तो वेयर इज इट कि हमेशा ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट होना चाहिए? मैम किसी एनिमल को चुरा लिया तो मैम एनिमल के अगेंस्ट ऑफेंस होगा, लगेगा ना। मेरी किसी ने कल को बेटा भैंस चुरा ली, तो आप बोल दोगे ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल हुआ है? नहीं, क्योंकि दैट पर्टिकुलर बफेलो वाज माय प्रॉपर्टी, तो मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। मिसचीफ क्या है? मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ही तो ऑफेंस है। तो ये नहीं बोलेंगे ऑफेंस अगेंस्ट एनिमल हुआ है, मेरे डॉग को हार्म किया, तो इट विल बी लाइक ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग। तो मैम हम बाकी ऑफेंसेस में नहीं बाकी लॉज में नहीं जा सकते? जा सकते हैं, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में भी जा सकते हो, और वहां पे विक्टिम कौन बनेगा? वो एनिमल बनेगा। लेकिन बीएनएस के लिए विक्टिम कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैं ओनर हूं उस गाय बकरी बैल घोड़ा जो भी है। गॉट इट? तो डिफरेंस अच्छे से समझना। कोई आपकी गाय को भैंस को चुरा ले, उठा के ले जाए, नुकसान पहुंचा दे, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट यू, ठीक है, एंड वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस होगा। सेकंड बोला मेंजिरिया होना चाहिए। व्हाट इज मेंजिरिया? ये मेंटल एलिमेंट है, लिखो। कई बार पता है आप लोग ना मेंजिरिया को इंटेंशन समझते हो, इट इज नॉट एन इंटेंशन। दिस वर्ड मेंसिरिया इज नॉट एन इंटेंशन। क्या बात कर रहे हो, एक टीचर बोल रहा है मेंसिरिया इंटेंशन नहीं है। नहीं है, क्योंकि इंटेंशन नहीं, ये गिल्टी इंटेंशन है। क्या है बेटा? ये गिल्टी इंटेंशन है, ये बैड फेथ वाला इंटेंशन है। एक बात बताओ, ये चार्ट याद रखना, ठीक है, जो बना रही हूं। इंटेंशन कैन बी आइदर गुड और बैड, यस और नो? इंटेंशन या तो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है। अगर इंटेंशन गुड हुआ तो हम क्या बोलते हैं? बोनाफाइड इंटेंशन। एंड अगर इंटेंशन बैड हुआ तो हम क्या बोलते हैं? मैलिफाइड इंटेंशन। और इसी मैलिफाइड इंटेंशन को हम ये भी बोलते हैं दैट इज गिल्टी इंटेंशन। यस और नो? गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन। इंटेंशन अच्छा हो सकता है, अच्छा हुआ तो गुड फेथ, बोनाफाइड, लेकिन जैसे ही वो इंटेंशन खराब इंटेंशन है, किसी को नुकसान पहुंचाने के आशय से कोई कार्य किया गया, तब हम उसको बोलते हैं बेटा मेंजिरिया। एंड मेंजिरिया इज कॉल्ड एज गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी माइंड। यस और नो? ओके, मीन्स गिल्टी, रिया मीन्स इंटेंशन। दे आर इंक्लूडेड, मैंने लिख दिया बेटा टीजी सृष्टि, दे आर इंक्लूडेड। अब बीएनएस में इंक्लूडेड है क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में ये भी आता है। एंड पर्सन इज हु? पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फिर आता है एक्टस रियस। एक्ट प्लस रियस, ऐसा एक्ट जिसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड है। रियस, इट इज पनिशेबल। मैं क्या कर रही हूं? मैं एक एक्ट ही तो कर रही हूं, बट एम आई डूइंग एक्टस रियस? नो, आई एम नॉट डूइंग एक्टस रियस, बिकॉज आई एम डूइंग एन एक्ट विच इज नॉट पनिशेबल। आई एम डूइंग अ लीगल एक्ट। एज सुन एज वो एक्ट इलीगल हो जाता है, अब हम बोलेंगे ये क्या हो गया है? एक्टस रियस हो चुका है। तो क्या जरूरी है? एक एक्ट जो या तो इलीगल होगा या एक ऐसा ओमिशन जो इलीगल होगा। एक बात बताओ, एक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ करना। ओमिशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करना। बोलो हाँ कि ना? कुछ करना और कुछ नहीं करना। एक्टस नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसिटरिया। डिस्कस करेंगे सत्यम साहू। ओके, शुभम, शालिनी, जावेद, डूइंग समथिंग एंड नॉट डूइंग समथिंग।
नाउ यू टेल मी, क्या कोई ऑफेंस होने के लिए मेरा कुछ करना जरूरी है या कुछ नहीं करके भी मैं ऑफेंस कमिट कर सकती हूं? तो आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि फॉर एन ऑफेंस टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इज इट ओनली दैट एक्ट इज रिक्वायर्ड, or can there be a situation where I can commit an offense by not doing something, omitting from doing something? क्या ऐसा भी हो सकता है? बोथ बोलो या फिर बोलो only act. Not doing something. To do an omission and not to do which is supposed. Okay. Ma'am, if the act is legally नहीं legal, Gautam, but results in an offense. नहीं, अरे पढ़ेंगे, रुको बाबा, तुम लोग अभी वकील मत बनो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बनो, रुको, सब पढ़ेंगे, जनरल एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ। ऐसा डाउट पूछा जिसके लिए एक लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा पूरा। बोथ 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 वेरी गुड, ओनली एक्ट नहीं अंजलि, बोथ वेरी गुड। काय को बोथ? एक बात बताओ अंजलि मुझे, एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट को चाकू मार देता है, ये तो एक्ट हो गया। और एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी जिम्मेदारी थी कि ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देना था, वो नहीं देता। उसको पता है एनेस्थीसिया नहीं दूंगा ये दर्द के मारे मर जाएगा, बैठे आराम से। ही इज नॉट डूइंग समथिंग और ही हैज ओमिटेड टू डू समथिंग व्हिच ही वाज लीगली बाउंड टू डू। यस और नो? यस, पुलिस ऑफिसर नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी, डॉक्टर नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी, तो कुछ ओमिट कर दिया। बेटा चौकीदार का ध्यान था, ध्यान रखना, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने कुछ नहीं, बस बैठा चुपचाप, कुछ नहीं किया उसने। तो कुछ नहीं करने से भी अपराध होता है और कुछ करने से भी अपराध होता है। नर्स की जिम्मेदारी थी कि पेशेंट को टाइम टू टाइम दवाई देनी, नहीं दी उसने दवाई। एक होता है जहर दे के मार देना, वो तो एक्ट में आया। अब दवाई ही नहीं देने से डेथ हो जाएगी, तो कुछ नहीं किया, किस लिए नहीं किया? वो दवाई नहीं दूंगी तो ये मर जाएगा, तो नहीं दिया। वो चीज नहीं की जो आपकी जिम्मेदारी थी करना, उससे भी अपराध हो जाता है। पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक रूल्स को अबाइड नहीं करने वाले लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी, उससे भी ऑफेंस कमिट हो रहा है। यस, वेरी गुड श्रीपर्णा, व्हेन देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, बराबर। एक्ट एंड ओमिशन बोथ आर एक्टर्स, राइट? हिमांशी, श्रुति, भावना। Why do you want clear PDF? नोट्स बनाओ खुद से, अभी नहीं मिलेगी, लास्ट में मिलेगी, एंड में सब कुछ होने के बाद। डूबते पर्सन को ना बचाना इज ऑल्सो एन ऑफेंस? नो सृष्टि, ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में। अ पर्सन वाज सिटिंग एंड ही वाज सीइंग एनी पर्सन ड्राउनिंग, विल इट बी एन ऑफेंस? चलो बढ़िया क्वेश्चन है। Yes, Drumil. So on road accident, I did not bring him to hospital and went to the office. Is it an offense? हाँ बताओ। जैसे एक सिचुएशन ये हो गया, आपकी नजरों के सामने एक पर्सन का कार एक्सीडेंट हो गया, आप उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए। एक पर्सन था जो डूब रहा था, आपने उसको नहीं बचाया। Will it be an actus serious? क्या ये ओमिशन की कैटेगरी में आएगा? क्या हम बोलेंगे कि ऑफेंस हुआ है? अमिता बोल रही है नो मैम। वाई? वेरी गुड कनिष्का, वेरी गुड जावेद। नो, वाई नो? क्योंकि ये आपकी लीगल ड्यूटी नहीं थी, ये आपकी लीगल ड्यूटी थी। मन ही मन आपको जरूर लगेगा यार गलत कर दिया, वो आपकी मॉरल ड्यूटी हो सकती है, वो आपके मॉरल्स प्रिंसिपल्स की वजह से हो सकता है आपको गिल्टी फील हो रहा हो, वो आपकी लीगल ड्यूटी नहीं थी। मत बचाओ, लेकिन उसके लिए आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेके तुमने उसको बचाया क्यों नहीं? मेरी मर्जी नहीं बचाया, मैं बचाने थोड़ी आया हूं धरती पे, लो मेरा काम थोड़ी, तुम्हारा काम है, ये ठीक है। गॉट इट? तो एक्ट, आप वो एक्ट कर रहे हैं जो इलीगल है। बेटा इलीगल का एक्ट करना या फिर लीगल चीज का ओमिशन कर देना, ये एक्ट में आता है। गॉट इट? बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। नॉट अ लीगल ड्यूटी, नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जहां लीगल ऑब्लिगेशन है वो ना करे, तो कैशियर ढंग से कैश को कलेक्ट ना करे, एंट्री नहीं डाले, लीगल ऑब्लिगेशन का उसने क्या किया? ब्रीच किया है। ओके, देन लास्ट आता है इंजरी। क्या आता है? इंजरी। क्या नुकसान होना जरूरी है? क्षति पहुंचना जरूरी है? हाँ, इंजरी इज व्हाट? दिस इज अ टाइप ऑफ नुकसान, कुछ तो भी नुकसान हुआ होना चाहिए। ये माइंड में हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, प्रॉपर्टी में हो सकता है, एंड रेप्यूटेशन में हो सकता है।
माइंड में अगर आपको मेंटल टॉर्चर और क्रुएलिटी क्या है, ऑफेंसेस, ऑफेंस जिसका इफेक्ट माइंड में हो रहा है, इंजरी जो बॉडी को पहुंच रही, कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, किडनैपिंग, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सारे बॉडी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस है जिसमें बॉडी को इंजरी कॉज हो रही है। प्रॉपर्टी को कौन कौन से ऑफेंसेस इंजर कर सकते हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकोइटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, चीटिंग। एंड रेप्यूटेशन को इंजर करने वाला कौन सा ऑफेंस है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाने वाला, इंजरी कॉज करने वाला कौन सा ऑफेंस है, बताओ, बोलो। हाँ हाँ, प्रिपरेटरी स्टेज पे पनिशेबल होते हैं ना ध्रुव में, प्रिपरेटरी स्टेज पे होते हैं, आपके अटेम्प्ट के स्टेज पे होते हैं, वहां कोई इंजरी कॉज नहीं हो रही है, होता है पनिशेबल। बहुत अपवाद बहुत है, हर चीज का एक्सेप्शन है। डेफोमेशन, 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 मानहानि का अपराध, वेरी गुड। दिस इज द ओनली ऑफेंस, डेफोमेशन इज द ओनली ऑफेंस जो रेप्यूटेशन के अगेंस्ट ऑफेंस है, ठीक है। हालांकि क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है, बट क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आप धमकी दे रहे हो कि तुम्हारी इज्जत खराब कर दी जाएगी, उसमें भी आता है रेप्यूटेशन का मामला, बराबर। तो हमने अभी तक 4 चीजों की इंपॉर्टेंस डिस्कस की है जो एक क्राइम के लिए जरूरी है। सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग ऑफेंडर, एक विक्टिम ऑफेंडर। विक्टिम ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट ऑफेंस कर रहा है, या तो वो उसके पर्सन मतलब उसकी खुद की बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस कर रहा है, या उसकी प्रॉपर्टी। ह्यूमन बीइंग में मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या ट्रांसजेंडर हो सकता है। फिर आता है मेंसिरिया होना चाहिए। अब बेटा खाली ह्यूमन बीइंग और मेंसिरिया है, ऑफेंस थोड़ी बनेगा। ए पर्सन है, उसने मुझे देखा रोड पर जाते हुए कि वही टीचर है जो 2 घंटे बोल के 3 घंटा हमको पढ़ा के जाती है, आज तो इसकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। वो सिर्फ प्लान बना के बैठा, मैं अभी उसके सिर्फ नजरों के सामने से निकली हूं, उसने एक्टिव सीरियस कुछ किया ही नहीं, प्लानिंग की है ना सिर्फ, अभी वो पनिशेबल नहीं होगा। गॉट इट। तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंजिरिया होना चाहिए, मेंजिरिया के बाद कुछ हरकत भी हुई होनी चाहिए, एक्टिव सीरियस भी हुआ होना चाहिए, या तो वो एक्ट हुआ, ओमिशन हुआ। एक्टिव सीरियस में ध्यान रखना अटेम्प्ट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंजरी रिजल्ट की ही हो। अगर अटेम्प्ट भी कर दिया, एक स्टेप पीछे रुक चुके हो, तो भी वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज अटेम्प्ट इज ऑल्सो पनिशेबल। कमीशन तो पनिशेबल ही है, उसका प्रयत्न करना, प्रयास करना, अटेम्प्ट भी पनिशेबल। वी विल बी स्टडीइंग द स्टेजेस ऑफ द ऑफेंस। एंड देन आता है आपका इंजरी, मतलब इफेक्ट होना चाहिए, कहीं तो प्रॉब्लम वो क्रिएट हुई होनी चाहिए, या तो माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन। बट रिमेंबर दिस थिंग, देयर विल बी मेनी ऑफेंसेस जहां पे मेंसिरिया आपको दिखेगा ही नहीं, उसके बावजूद ऑफेंस पनिशेबल होगा। क्लासिक एग्जाम्पल कौन सा है, रेप का ऑफेंस है। रेप की डेफिनेशन में आप वर्ड इंटेंशन देखोगे ही नहीं कि इंटेंशन था या नहीं था। जब उस ऑफेंस का एलिमेंट ही इंटेंशन नहीं है, मतलब वो ऑफेंस विदाउट इंटेंशन भी पनिशेबल है। रेप करने का इंटेंशन था, नहीं था, ये प्रूव ही नहीं करना है हमको, mere act is serious is punishable. Got it? Yes or no? ये वही एक इंटेंट होता है, मेंजिरिया होता है, फिर एक्ट सीरियस होता है, कहीं पर बॉडी पर कहीं पर भी नुकसान, इंजरी होता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ क्राइम। इंटेंशन वर्ड हम समझ चुके हैं, और मेंजिरिया दोनों अलग है। ओके, इंटेंशन कैसा हो सकता है, गुड हो सकता है या बैड हो सकता है। इंटेंशन मतलब क्या है, अब एक बात बताओ मुझे, एवरीबडी फोकस, बैक टू द क्लास। एवरीबडी, आप सब लोग क्लास में आए हो, किस इंटेंशन से आए हो? सुबह कुछ तो दिमाग में हुआ होगा ना, आज बीएनएस पढ़ेंगे, नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटेंशन। आज का प्लान करके आओ ना कि अगले 2.5 घंटे के लिए मैम के साथ बैठ के बैरक खोल के हमको पढ़ना है, मतलब कुछ तो भी ना आपने पॉइंटर्स जोड़ के एक प्लान बनाया। यस और नो? एक योजना दिमाग में एग्जिस्ट कर गई, बराबर है। सो इंटेंशन मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लान इन माइंड, नॉट इन फैक्ट। वाकई में उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया, अभी सिर्फ दिमाग में है। बेटा ये जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी मेंटल एलिमेंट्स हैं, ये उस पर्टिकुलर स्पॉट पे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, आपके दिमाग में रहने वाली ये चीजें हैं। सो दिस इज जस्ट अ एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान इन माइंड, कुछ डिसाइड किया है। और यही अगर डिसीजन आपने कोई बैड चीज करने का लिया है, कोई ऑफेंस कमिट करने का लिया है,
तो हम बोलेंगे गिल्टी इंटेंशन। क्या बोलेंगे हम? गिल्टी इंटेंशन भी बोल सकते हैं, गिल्टी माइंड भी बोल सकते हैं। जहां पर एक पर्सन का इंटेंशन कैसा है? हमेशा और हमेशा क्राइम करने का या ऑफेंस कमिट करने का इंटेंशन है, जिसको हम ध्यान रखें बेटा मैलाफाइड इंटेंशन भी बोलते हैं। मैला मीन्स बैड। ओके, फिर आता है नॉलेज। कई बार नॉलेज और मोटिव में ना आप कंफ्यूज होते हो। एक बात बताओ, यू ऑल हैड नॉलेज कि 6 तारीख को मैम की क्लास लगेगी नो मैटर व्हाट। बोलो हाँ। कुलिया खराब हो रहा है तो माफी, ठीक है, बराबर। बताओ, आप सबको इस चीज की नॉलेज थी कि मैम की आज क्लास लगेगी। नॉलेज थी मतलब क्या है? अवेयरनेस थी आपको। आपको पता है कि इस साल आपकी यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ सकती है। मतलब क्या है? अवेयरनेस थी। आप कुछ चीजों से अज्ञात नहीं थे, ज्ञात था आपको उन चीजों का। आपको उन फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग थी। यस और नो? सो दिस इज व्हाट? दिस इज नॉलेज। हैविंग द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स। आपको कुछ तथ्यों के बारे में पता है। आपको अपना घर पता है ना, किधर को जाता है घर? आरजू क्लास बीच में ज्वाइन किया क्या? यस और नो पहले ये बताओ। तो आपको अपनी घर का रास्ता पता है ना, अपना कोचिंग का रास्ता पता है, आपको पीडब्ल्यू ऐप ऑपरेट करना आता है ना, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड दैट थिंग। किसी चीज की जानकारी होना वो नॉलेज है। एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता कि एक 3 साल के छोटे बच्चे को घुमा के जोर से कस के थप्पड़ मारोगे वो बहुत रोएगा? 2 महीने का एक छोटा बच्चा है, उसको ढंग से अगर आपने नहीं कैरी किया, इधर उधर से ऐसे हवा में उड़ाते हुए उसको, है ना, बालों से पकड़ के ऐसा लटकाया, तो आपको पता ना उसकी गर्दन जाएगी। ये क्या है? आरजू तुम पहले यस और नो बताओ, ये क्या है? इन चीजों की नॉलेज है आपको, बराबर। दैट मीन्स आपको कुछ फैक्ट्स की अवेयरनेस है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, उम्र की वजह से हो सकती है, नॉलेज की वजह से हो सकती है, एक्सपीरियंस की वजह से। अब बेटा 2 साल के छोटे बच्चे को हम बता सकते हैं कि बेटा, क्या उसको पता होगा कि रोड पे नहीं खेलना रिस्की है? या उसको पता होगा कि चाकू से नहीं खेलना रिस्की? उसको नहीं पता, क्योंकि वो उम्र के हिसाब से उसको उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज जो है सबसे ज्यादा कहीं आएगा तो वो है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में। यस और नो? कहां काम आएगा? कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में काम आने वाला है ये पर्टिकुलर टॉपिक सबसे ज्यादा। नॉलेज, किसी चीज अवेयरनेस है या नहीं है, और इसके बेसिस पे आपकी लायबिलिटी डिसाइड होती है। अगर उसको नॉलेज था कि चाकू चलाने से या बंदूक चलाने से सामने का इंसान मर जाएगा, वो लायबल हो जाएगा अगर वो बंदूक चलाने से इंसान मर जाता है तो। ठीक है। देन इज मोटिव। मोटिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट एम है। आप सब लोग आज क्लास में बैठे क्योंकि आपका इंटेंशन था पढ़ने का। हो सकता है उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका इंटेंशन क्या है? जिसका इंटेंशन है क्लास में टीचर को परेशान करना, जिसका क्लास में इंटेंशन है न्यूसेंस क्रिएट करना। तो सबके प्लान्स अलग अलग हो सकते हैं, और उसके साथ उस पर्सन का ये मोटिव हो सकता है कि टीचर अपना टेम्पर लूज कर जाए, कुछ बोल दे, फिर हम कंप्लेन कर दें। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्लास में आए हैं वो इस इंटेंशन के साथ आए कि आज पढ़ेंगे। और पढ़ना क्यों है? वाई? क्योंकि हमें जुडिशरी क्रैक करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? जुडिशरी क्रैक करना। जुडिशरी क्रैक करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, किताबें लाना पड़ेगा। दिस शोज व्हाट? दिस शोज योर इंटेंशन टू स्टडी, बराबर। आप सिर्फ प्लान बना के बैठ गए हो, पढ़ते ही नहीं हो, किताबें नहीं खरीदे हो, कोर्स का सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले लिया, घर वालों के पैसा बर्बाद कर दिया, बैठते हुए कभी घर वालों ने देखा नहीं। वो बोल देंगे कि तुम्हारी पढ़ने की नीयत है। इसीलिए तो घर वाले बोलते ना, पैसे सारे खर्च करते हैं पर इसकी पढ़ने की नीयत नहीं है। नीयत क्या है? माइंड, बराबर। कि आदमी ठीक है लेकिन पैसे लौटाने की इसकी नीयत नहीं है, इंटेंशन नहीं। इसीलिए कहते हैं ना बेटा, नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत अच्छी हुई तो नियति बदलने में वक्त नहीं लगता, बराबर। बड़ा स्टेटमेंट हो गया। मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ। जो एक्चुअल ट्रुथ था ना उसको अपने ढंग से नहीं समझा, वो होती मिस्टेक। आप मिसअंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं है आपके बीएनएस में। मिस्टेक जरूर होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मुझे लग रहा था जब मैं सड़क से निकल रही थी तो मुझे लगा कि वो ऋषभ है,
तो ये अपना दोस्त है, अपन ने टफली दे दी। जब वो पलटा तो पता चला अरे ही इज नॉट ऋषभ, वो तो तरन है। तो ये क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे ट्रूथ की कि भाई फिजिक वगैरह सब सेम है, आराम से शांति से वीडियो चलाते चलाते मैम का क्लास देखते देखते जा रहा है, ये तो ऋषभ ही होगा। दिस इज अ मिस्टेक। गॉट इट? यस और नो? पांचों का डिफरेंस समझ आया? इंटेंशन एंड मेंसिरिया एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि इंटेंशन दो टाइप के हो सकते हैं। मेंसिरिया एक तरीके का सबसेट है, किसका? इंटेंशन का। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, या मैं कहूं तो ट्रू अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट्स, मोटिव, अल्टीमेट गोल है, हमें जाना कहां है। ओके अच्छा देखो, अगर इसका क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूं ना, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग से भी आपको पता चल जाएगा। इंटेंशन का अगर आपको आंसर चाहिए तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन होगा what you wanted to do and why you wanted to do, इससे आपका जवाब मोटिव निकल जाएगा। इसका जो भी जवाब होगा वो मोटिव निकल जाएगा। क्वेश्चन अगर व्हाट लगा लो तो उसका जो भी जवाब होगा वो इंटेंशन निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को नाइफ से मारा, बराबर। तो ए से पूछा जा रहा है व्हाट डिड यू डू, क्या किया तुमने? नाइफ से मारा। काय को मारा? क्यों मारा? क्योंकि मेरा एक मोटिव था। व्हाई डिड यू किल हिम? मेरा मोटिव था। क्या मोटिव था? मेरे को इससे अपना हिसाब पूरा करना था जनाब, मेरे को इससे अपना हिसाब पूरा करना था, बिकॉज आज से 2 साल पहले इसने मेरी बहन को छेड़ा था। सो दैट इज द मोटिव। और क्या किया तुमने? क्या प्लान था? इसको चाकू से मारने का मैंने प्लान बनाया था, हमेशा से इसको मारना चाहता था। ओके यस और नो? किसी को भी कोई भी डाउट यहां तक तो बता सकते बेटा।